सो ऑलराइट गाइस, तो आज हमें ये सेक्शन 2.2 नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड इससे स्टार्ट करना था। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सो फर्स्ट टॉपिक NARCL के ऊपर। तो किसी का कोई क्वेश्चन है इस टॉपिक में? ठीक है, ये बता दो NARCL जो कंपनी बनाई गई है ये कौन से एक्ट के अंडर बनाई गई है? सरफेस एक्ट। करेक्ट, सरफेसी एक्ट के अंडर बनाई गई है। एंड NARCL के साथ एक को टर्मिनस ऑर्गेनाइजेशन और है, IDRCL, विच इज इंडियन डेट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड। तो कोई इसका डिफरेंस बता सकता है? व्हाट इज द कोर एरिया ऑफ NARCL एंड व्हाट इज द एरिया ऑफ वर्क ऑफ IDRCL? तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? NARCL is majorly owned by public sector banks, and IDRCL is majorly owned by private sector banks. राइट, बट फंक्शन में व्हाट्स द देखें डिफरेंस? बट तो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन देयर वर्क? हाँ नवीन फंक्शन बताइए। में कि जो एसेट को जो खरीदना होगा ना, पहला काम वो ये वाला करेगा जो पब्लिक सेक्टर वाला है। बाकी जो काम ग्राउंड लेवल पे जो पैसे वैसे लेने होंगे ना जाके, वो प्राइवेट वाला बॉडी करेगा ना। ये फंक्शनल डिफरेंस है मेन। करेक्ट। सो NARCL इज जस्ट अ होल्डिंग कंपनी, सारा वो बैड डेट जो है वो ले लेगा। एंड IDRCL जो है उसको फिर आगे बेचने का या उससे जो पैसा रिकवर करने का काम है वो करेगा। तो इट्स अ सर्विस कंपनी, IDRCL इट्स अ सर्विस कंपनी, ठीक है। एंड बाकी जैसा स्वप्निल ने बताया कि पहले के अंदर इट्स मेजरली अ PSP ओन्ड कंपनी एंड दूसरा IDRCL इज मेजरली अ प्राइवेट ओन्ड कंपनी, ठीक है। तो वो चीज है। एंड कोई टर्म भी है क्या, कितने टर्म के लिए ये चीज लागू रहेगा? ये IRDCL वाला जो ऑर्गेनाइजेशन है कितने टाइम 5 तक चलेगा? years. IRDCL 5 years. is coterminous with NARCL. करेक्ट। सो ये चीज पता होनी चाहिए कि ये 5 साल के लिए बनाया गया, मतलब ऐसा नहीं है कि लॉन्ग टर्म चलता रहेगा, ठीक है। ऑलराइट, सो एक्ट भी हमने बात कर लिया, सरफेसी एक्ट है उसके अंडर बना है। एंड नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछता हूँ। तो ये जो कंपनी है NARCL, तो ये कोई भी बैड डेट जो लेगा उसके बाद 85% ऑफ द बैड डेट विल बी पेड एज कैश अप फ्रंट टू द लेंडिंग बैंक। ट्रू और फॉल्स? False. 15% upfront cash है. 85% is in security receipts. ठीक है। एंड सिक्योरिटी रिसिप्ट्स को बैक कौन करा? इज इट द RBI बैकिंग दीज सिक्योरिटी रिसिप्ट और द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? Who's backing them? Government of India. Government of India. करेक्ट, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको बैक करा है। क्या इसमें कोई कॉर्पस अमाउंट भी है? वो 30,000 करोड़ है ना। करेक्ट, ये मतलब वो 30,000 याद रखना 30,000 इतना इम्पोर्टेंट है क्या? कॉर्पस अमाउंट वो इम्पोर्टेंट इसलिए है कि इतने अमाउंट तक का हम लोग सिक्योर कर देंगे, ठीक है। कि अगर लेट्स से हम किसी ARC ने किसी NARCL ने कोई NPA उठाया एंड उसको 15% अपफ्रंट तो कैश दे दिया, बाकी में 85% में हम सिक्योरिटी रिसीट्स दे रहे हैं, और लेट्स से वो NARCL उसमें से 1 रुपया भी नहीं निकाल पाया, तो एटलीस्ट कुछ तो पैसा मिलना चाहिए ना बैंक्स को, ठीक है। तो वो उसके लिए वो कॉर्पस अमाउंट है। तो वो कॉर्पस अमाउंट लिमिटेड ही है, क्योंकि लोन जो है हम लोग करीब 2 लाख करोड़ का जो बैड डेट है वो उठाने वाले हैं, ठीक है। तो उसके कोरस्पॉन्डिंगली जो ये कॉर्पस अमाउंट है वो जरूर कम जरूर है, लेकिन हमारा ये एक बिलीफ है कि हम लोग काफी पैसा रिकवर कर लेंगे, तो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। बट जस्ट एज अ मीन्स ऑफ श्योरिटी कि जो बैंक से जो पैसा दे रहे हैं या जो अपना बैड डेट NARCL को दे रहे हैं वो चीज एड्रेस हो जाए, ठीक है, कहीं ना कहीं। तो उसके लिए थोड़ा सा दिमाग में रखने की जरूरत है। एक स्टेटमेंट बोलूंगी, ट्रू और फॉल्स बता देना। दिस सिक्योरिटी रिसिप्ट्स, सो दे आर बैक्ड बाय द गवर्नमेंट एंड आल्सो इश्यूड बाय द गवर्नमेंट। ट्रू और फॉल्स? गवर्नमेंट नहीं इशू करेंगे ना, ये तो जो बैड बैंक है जो अपना, वही प्राइवेट बैंक्स को। अच्छा, इसके लिए फिर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो बैकिंग दे रही है अपनी 30,600 करोड़ का,
उसके लिए कोई फीस है या फिर ऐसे ही मुफ्त में चल रहा है काम? सो देयर इज अ फी, एंड वो फी जो है वो इंक्रीमेंटल बेसिस पे है कि जितना जल्दी आप जो है उसको रिकवर कर लोगे पैसे को, तो उतना आप ज्यादा बेनिफिट करोगे। अदरवाइज वो फीस का जो अमाउंट है वो बढ़ता रहेगा, एंड देयर बाय योर प्रॉफिट वुड कीप ऑन डिक्रीजिंग। ठीक है, तो वो चार्ज हो रही है फी। हाँ, वो What is switch challenge? So यहाँ पे once the assets are basically the company before giving to NARCL, it poses a Swiss challenge to other asset reconstruction companies. मतलब वो अगर बेटर तरीके से कर सकते हैं तो उनको दे देते हैं, अगर कोई नहीं ले रहा है एसेट मैनेजमेंट के लिए, फिर NARCL के पास Correct. आएंगे। It's basically means it's a bidding method करेक्ट by RBI. करेक्ट। नॉट There is बाय also आरबीआई one ना, term. नॉट बाय आरबीआई ना, बाय द लीड बैंक। हाँ, वो बैंक ही करेंगे। जैसे 1000 करोड़ है तो SBI का 600 करोड़ है तो SBI करेगा उसको। अच्छा, okay, not by RBI. Offered to the lead bank. So lead bank will run the Swiss challenge. अच्छा, ये फंक्शन करने लगा है क्या ग्राउंड लेवल पे अपना बेड बैंक? अभी अप्रूव नहीं हुआ। अभी तो जस्ट न्यूज में ही था, लास्ट ईयर सितंबर 21 के आसपास उन्होंने बोला था कि हम लोग चालू करेंगे। अभी तक वो चालू वाली स्टेज में है। वो ऑपरेशंस कब से करेगा अभी उसका लिए कोई आई थिंक डेट है नहीं। मैं इसको गूगल कर रहा था, न्यूज में आ रहा है कि आरबीआई का थोड़ा ऑब्जेक्शन है। जैसे कि अपना ये दो है ना, एक दो बॉडी है ना, एक तो ये वाला है, क्या नाम है, नाम भूल गया मैं। मतलब एक तो जो एसेट को लेगा, एक जो वर्किंग करेगा ग्राउंड लेवल पे। तो आरबीआई बोल रहा है कि जो ग्राउंड लेवल पे वर्किंग करेगा वो सेबी के अंदर आएगा। तो बोल रहा है कि ये दो मत करो, एक ही बनाओ इसको। तो अब अभी अप्रूव नहीं दिया आरबीआई ने, मतलब कि फाइनल अप्रूवल नहीं मिला है इसको। तो ये दिक्कत है इधर। राइट, तो साराफेसी एक्ट जो है ना उसके अंदर भी प्रॉब्लम हो रहा है। साराफेसी एक्ट के अंदर भी आरबीआई जो है वो अलाउ करेगा। ठीक है, मतलब बनता तो ये कंपनीज एक्ट के अंडर ही है, लेकिन साराफेसी एक्ट जो है वो आरबीआई के अंडर आता है। तो वो अलाउ करेगा कि हाँ ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बन सकता है कि नहीं बन सकता। तो वहां पे भी थोड़े इश्यूज हैं जिसकी वजह से अभी तक फाइनल अप्रूवल नहीं मिला। बट जैसे अभी जितना है ब्रॉडली गवर्नमेंट का जो विजन है वो उतना अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, बाकी ऑपरेशन में जब आएगा तब और चीजें पता लग जाएंगी। ठीक है, एक और किसी का कोई क्वेश्चन है इस टॉपिक पे? हाँ, एक लीड बैंक स्कीम करके भी थी आरबीआई की, वो क्या है? वो वही है कि आपको गांव में जाके अकाउंट वगैरह खोलना है ना, जो एक करेक्ट। और सर्विस एरिया अप्रोच, इस पे एक पीवाईक्यू भी है शायद। हाँ आई थिंक शायद 19 में पूछा था लीड बैंक के बारे में। हाँ राइट, 1969 में हाँ मतलब नरीमन 1960। कमेटी ने रिकमेंड किया था लीड बैंक स्कीम, तो आरबीआई ने निकाली थी। वही वो फाइनेंशियल इंक्लूजन और वो रूरल एरियाज में बैंक वगैरह एज ए लीड बैंक एक डिस्ट्रिक्ट में परफॉर्म करेगी। करेक्ट करेक्ट। तो काफी पुराना हो गया वैसे तो ये टॉपिक, बट पता नहीं आउट ऑफ द ब्लूज यूपीएससी ने पूछ लिया था ये, तो थोड़ा पता होना चाहिए इसके बारे में। नहीं, एक्चुअली वो रिपीट था, वो लोग 2011 में भी पूछे थे and फिर 19 में उसी को रिपीट कर दिया, तो दैट्स जस्ट अ रिपीट क्वेश्चन। राइट, ठीक है। तो आई थिंक किसी और का कोई क्वेश्चन नहीं है तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज मॉनेटरी सब पॉलिसी, आरबीआई सरप्लस ट्रांसफर। ठीक है, तो ये टॉपिक काफी न्यूज में था। तो आरबीआई ने 99,122 करोड़ एज अ सरप्लस ट्रांसफर किए थे सेंट्रल गवर्नमेंट को। ठीक है, तो कमेटी कौन सी थी जिसकी रिकमेंडेशन पे ये किया गया? बिमल जलान कमेटी। राइट, बिमल जलान कमेटी थी। एंड इसी टॉपिक के अराउंड, मतलब कि आरबीआई कितना सरप्लस ट्रांसफर करे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, तो उसके अराउंड और भी कुछ कमिटीज थे, तो उनके नाम बता सकते हो? उषा तोरट, हाँ, वाई एस मालेगम,
और क्या सुब्रमण्यम करके कोई कमेटी। राइट। तो सीक्वेंस थोड़ा सा याद रख लेना। सुब्रमण्यम जो थे वो सबसे पहली कमेटी थी 1997 में, उषा थोराट 2004 में, मालेगाम 2013 में, एंड बिमल जलान 2018 में। ठीक है, तो ये सब कमिटीज थी आरबीआई के सरप्लस ट्रांसफर को लेके। ठीक है, एंड क्या आरबीआई के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पैसा ट्रांसफर करना ये कोई लीगल मैंडेट है या कोई सिर्फ एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है? Yes, it is legal mandate under RBI Act 1934. राइट। तो आरबीआई एक्ट 1934 का सेक्शन 47 है, वहां पे सरप्लस प्रॉफिट की बात होती है। ठीक है, राइट। किसी और को कोई नेक्स्ट क्वेश्चन? अच्छा, जैसे ये इनका दो चीज दिया है जो आपको फोटो दिख रहा होगा, तो उसमें बोला है कि लेफ्ट साइड में इनकम का सोर्स है, राइट में एक्सपेंडिचर का। तो इनकम का सोर्स में देखोगे यार, जैसे पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 3 दोनों सेम है, क्या डिफरेंस है वो समझा सकता है इसको? 1 and 3 is it? रिटर्न और वो अदर इनकम वाला। हाँ, तो ये फॉरेक्स ट्रांजैक्शंस में ये इसमें शायद ओनली इंटरेस्ट आएगा, इंटरेस्ट फ्रॉम फॉरेन करेंसी डिपॉजिट्स आउटसाइड एंड रेपो रिवर्स रेपो ट्रांजैक्शंस पे। लेकिन यहाँ पे हाँ, ये प्रॉफिट एंड लॉस इन फॉरेक्स ट्रांजैक्शंस। और जैसे ये थर्ड पॉइंट में देख रहा है रिटर्न ऑन फ्रॉम फॉरेन सोर्स, इसमें रेपो भी लिख रहा है, फिर सेकंड में भी लिख दिया इसने लिक्विडिटी एडजस्ट फैसिलिटी, उसमें भी थोड़ा रेपो वगैरह घुमाते हैं ना ये लोग, ये फिर क्या है चक्कर? तो रेपो कहाँ लिखा है? जैसे सेकंड पॉइंट है ना, रिटर्न फ्रॉम डोमेस्टिक, इसमें लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, तो उसमें भी बोल सकते हैं ना इनडायरेक्टली रेपो वगैरह की बात कर रहा है ये। हाँ तो फिर लेकिन हाँ, liquidity adjustment में securities like what you put as collateral is different from repo transaction, no? मतलब I don't know, somebody can correct me. मतलब दोनों exactly same तो नहीं है, थोड़ा difference है। नहीं, डिफरेंस तो है, बट यार वो पिक्चर नहीं बन रही, मतलब वो बनती है ना कि हाँ ऐसे क्लियर होगा ये। इसका टाइम पीरियड भी डिफरेंट है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी का और रेपो ट्रांजैक्शंस का। शायद लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी में ही तो आता है रेपो भी मेरे ख्याल से। वो ना आई थिंक थोड़ा रिपीट कर दिया इसने। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के अंदर ही रेपो और रिवर्स रेपो के जो ऑपरेशन होते हैं वो इसी में इंक्लूडेड होते हैं। उसने आई थिंक गलती से शायद वो चीज लिख दी है, वो रिपीट ही है एक तरीके से चीजें। तो बस ये याद रख लेना कि वो रिटर्न फ्रॉम डोमेस्टिक सोर्सेज है, दूसरा वाला रिटर्न फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज है। ठीक है, जिसपे मेनली जो इंटरेस्ट है फॉरेन करेंसी डिपॉजिट पे, वो जो अक्रू होता है उससे इनकम जनरेट होती है। ठीक है, सो क्या आरबीआई का कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है कि उसको प्रॉफिट जनरेट करना है? ट्रू और फॉल्स? कॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं है, लीगल है थोड़ा बहुत। हाँ, मतलब एसच कोई लीगल वो भी नहीं है, कोई ऐसा मैंडेट नहीं है कि वो प्रॉफिट जनरेट करेगा। वो तो उसके ऑपरेशन की वजह से उसको ये सब पैसा जनरेट हो रहा है। ठीक है, इसलिए जो सरप्लस है वो फिर ट्रांसफर करना पड़ता है। ठीक है, एक सर्टेन अमाउंट से ज्यादा आप पैसा इकट्ठा नहीं कर सकते। ठीक है, सो ये हमने यस सर बोलिए। उनका टारगेट तो यही है ना कि प्राइस स्टेबिलिटी एंड दैट इज इन्फ्लेशन टारगेटिंग जस्ट। ऐसे प्रॉफिट वगैरह तो नहीं है ऐसे। करेक्ट। सो एक स्टेटमेंट पूछता हूँ, तो ट्रू एंड फॉल्स बताना उसके अंदर कि आरबीआई एक्सपेंडिचर इज लेस देन 10% ऑफ इट्स इनकम। ट्रू और फॉल्स? आई रिपीट, मोर देन 10% है। हाँ, मोर देन 10% है, तो इट्स अप्रोक्सीमेटली 14 to 15% है। ठीक है, ऐसा कंफ्यूज कर सकता है कि 5% से कम है उसका जो एक्सपेंडिचर है, तो ऐसा कुछ नहीं है। इट्स अराउंड 15%। 1/7 अगर आप करोगे तो इट्स नियर अबाउट 14 to 15%। ठीक है, वो चीज ध्यान में रखें। ऑलराइट, सो यहाँ पे एक्सपेंडिचर साइड में सबसे बड़ा अकाउंट कौन सा है? सॉरी, फंड रहता है ना आरबीआई के पास, तो सबसे बड़ा फंड कौन सा है?
कंटिजेंसी फंड। नहीं, कंटिजेंसी फंड में तो सामने ही लिख रहा है कि सेकंड बिगेस्ट फंड डेजिग्नेटेड टू मीट कंटिजेंसी। अच्छा अच्छा, राइट राइट। कैपिटल वाला होता है ना, बड़े वाला कुछ। नहीं, यहाँ पे लिखा है प्रोविजनिंग ऑफ रिस्क इन आरबीआई रिजर्व्स। ये तो अच्छा प्रोविजनिंग हाँ, ये प्रोविजनिंग अच्छा वाला अच्छा, पार्ट हो गया कि एक्सपेंडिचर कहाँ खर्च हो रहा है। ठीक है, आई एम आस्किंग अबाउट राइट। फंड। तो एक तो कंटिजेंसी फंड यहाँ पे लिखा हुआ है, दूसरा असेट डेवलपमेंट फंड लिखा हुआ है। लेकिन जो सबसे हाईएस्ट वैल्यूएशन का जो फंड होता है, इट्स कॉल्ड करेंसी एंड गोल्ड रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, राइट राइट। सो वो जो CGRA नीचे एक पॉइंट के अंदर लिखा हुआ है ना, वो यही है, करेंसी एंड गोल्ड रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, तो ये सबसे लार्जेस्ट अकाउंट होता है आरबीआई का। ठीक है, फॉलोड बाय जो अभी हमने अकाउंट देखा, कंटिजेंसी फंड, और कंटिजेंसी। फिर फिर है इन्वेस्टमेंट रिवैल्यूएशन अकाउंट, एंड फिर लास्ट में ये आपका जो दूसरा फंड था, एसेट डेवलपमेंट फंड, वो चीज है। ठीक है, ऑलराइट। सो बिमल जलान कमेटी ने इसको जो रियलाइजेशन है या जो ट्रांसफर है फ्रॉम आरबीआई, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। तो वो बता दो क्या क्या पार्ट्स है। रियलाइज्ड इक्विटी और इकोनॉमिक कैपिटल। एंड उसमें शेयर कितना रखना है दोनों अकाउंट्स में? रियलाइज्ड इक्विटी का 6.5 to 5.5 है और इकोनॉमिक कैपिटल का 20 to 24 है। यहाँ पे ये देख लेना, 6.5 to 5% आरबीआई अपने साथ रख के बाकी सब ट्रांसफर करेगा। इसमें भी वही है, इकोनॉमिक कैपिटल 20 to 24% अपने साथ रख के रेस्ट शुड बी ट्रांसफर टू द गवर्नमेंट। सो 20%, 25 मतलब 75% गवर्नमेंट को जाएगा, और यहाँ भी वही है, 95% गवर्नमेंट को जाएगा। It means 5.5 to 6.5% of its asset as a surplus और remaining जो excess है वो ट्रांसफर करेगा। हाँ, और दोनों राइट। में डिफरेंस बता दो, रियलाइज्ड इक्विटी और इकोनॉमिक कैपिटल, मतलब क्या डिफरेंस है? इकोनॉमिक कैपिटल तो इट्स अ मेजर ऑफ रिस्क इन टर्म्स ऑफ कैपिटल। रियलाइज्ड इक्विटी क्या है? रियलाइज्ड इक्विटी हुआ जो पैसे आ चुके हैं गवर्नमेंट के पास, मतलब जिनके लिए वेट करना नहीं है, अर्निंग हो चुकी है। ओके। और इकोनॉमिक कैपिटल, अच्छा राइट। तो ये इन्होंने कम कर दिया ना कमेटी के रिकमेंडेशन पे ना, पहले ये लोग ज्यादा रखते थे अपने पास, अब कम रखने लगे ना। तो वो डिफाइन कर देगा कितना वो रखेगा और कितना भेजेगा। पहले ये चीज डिफाइन नहीं थी, वो अपना डिस्क्रिप्शन के हिसाब से भेजता था पैसा। अभी अब अपना 5.5 पे ही रखा है और बाकी सारा ट्रांसफर कर दिया। ओके, एक स्टेटमेंट है, RBI surplus transfer to the government, the immediate effect on aggregate money supply in the economy. क्या होगा? इंक्रीज डिक्रीज। RBI surplus transfer to the government, the immediate effect on aggregate money supply in the economy. Not necessarily ना, ऑलरेडी क्रिएट, थोड़ा नया थोड़ी बना रहे हैं, मतलब कि पहले से ही कमाया हुआ टाइप है ना। डिपेंड्स ऑन हाँ, हाउ मतलब गवर्नमेंट यूजेस इट ना। हाँ, गवर्नमेंट वो मनी इन्फ्यूज करेगा नहीं इकोनॉमी में, ये डिपेंड करता है ना उस पे। करेक्ट अनचेंज होगा, मतलब aggregate money supply means coins and currency with public and time and demand deposit with commercial banks. तो ये जो गवर्नमेंट को ट्रांसफर किया है वो गवर्नमेंट के पास है, इन द पब्लिक नहीं है। तो एग्रीगेट मनी सप्लाई पे कोई मतलब इट्स अनचेंज, जो ऐसा जैसा है वैसा ही रहेगा। ऐसा क्वेश्चन भी आया था 2020 में ना, PYQs। अच्छा, वो ऐसा था ना कि बैंक से कुछ डिपॉजिट निकालेंगे तो इमीडिएट इफेक्ट क्या होगा एग्रीगेट मनी सप्लाई पे, ऐसा कुछ था। क्वेश्चन था हाँ, 2020 में PYQ था।
अच्छा, एक सेक्शन 7 भी न्यूज में था, गूगल करोगे तो वो क्या होता है आरबीआई का 1934। विच सेक्शन? सेक्शन 7 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। अरे वो वही है ना है क्या? कि क्या, मतलब मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी है क्या? नहीं मतलब गवर्नमेंट को लगे तो वो पब्लिक इंटरेस्ट में आरबीआई को डायरेक्शन वगैरह दे सकते हैं ना, कुछ काम वाम करने के लिए। अच्छा, हाँ। हाँ, ये ओके, पूछा भी, एक बोलो बोलो। बोल रहा हूँ 21 वाले पेपर में ये पूछा भी है शायद यूपीएससी ने, सेक्शन 7 वाला एक स्टेटमेंट था मतलब। जब सरप्लस वाला कंट्रोवर्सी हो रहा था मतलब गवर्नमेंट और आरबीआई के बीच, तब ये बहुत न्यूज़ में था ये सेक्शन। हाँ, तभी हाँ, बोल रहे वही थे उर्जित पटेल कि वाला 2018 में हुआ था। मतलब हाँ। गवर्नमेंट भी इंटरफेयर कर सकती है आरबीआई हाँ, के डिसीजन में, इसीलिए यही अमेंड किया था शायद। अमेंड नहीं किया सर, वो ऑलरेडी है, वो बोल दिए थे कि हम पहली बार इन्वोक करेंगे, बट इन्वोक नहीं किया। मतलब हिंदू में यही दिखा रहे थे, इन्वोक नहीं किया, ऐसा बोला था फाइनेंस मिनिस्टर ने। तो आरबीआई ने कमेटी वमेटी बना दिया और ये फिर मालदीव को दे दिया जैसा है। और एक स्टेटमेंट है, RBI surplus transfer to the government leads to the lower the bond yield. True or false? Uh, lowers the bond yield. इम्पैक्ट कोई डायरेक्टली पढ़ना नहीं चाहिए सर, क्योंकि दोनों अलग अलग चीजें हैं ना, नहीं, देखो। हाँ, वो बहुत मतलब बहुत इनडायरेक्ट है। हाँ, करेक्ट में अगर रॉन्ग हुआ तो शायद मुझे लग रहा है कि आरबीआई जब ट्रांसफर करेगा तो म, कि इन्फ्लेशन बढ़ने की चांसेस है वहां पे। तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो जो बॉन्ड यील्ड होती है तो उसका जो मतलब वैल्यू जो होती है उसकी, तो रिड्यूस हो जाती है। तो शायद आरबीआई सरप्लस ट्रांसफर लीड्स टू द लोअर द वैल्यू ऑफ बॉन्ड यील्ड्स, मतलब ट्रू है शायद है। that might happen only in open market operations. No? डायरेक्ट करे ना वो होता हाँ, है ज्यादातर ना। डायरेक्ट लिंकेज नहीं है ना, क्योंकि यहाँ से गवर्नमेंट के पास जा रहा है, फिर गवर्नमेंट कैसे यूज कर रही है उस पर भी डिपेंड करेगा कि उससे इन्वेशन होगा कि नहीं होगा। अब जैसे मतलब हाँ, गवर्नमेंट ने ओके। किसी को लोन वापस करना है अपना, उसको बाहर किसी फॉरेन कंट्री में दे दिया तो कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। अब पब्लिक वेलफेयर के यूज कर रही है तो मे भी हो भी जाए, समझ रहे हो ना, वही राइट राइट, बात है। इट डिपेंड्स ऑन गवर्नमेंट्स स्टांस। राइट। ठीक है, किसी और को कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर नेक्स्ट पे चले। ओके। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, इंडिया फॉरेक्स रिजर्व 2.32। सो इस पे किसी का कोई क्वेश्चन है? अच्छा, इंडियाज फॉरेक्स रिजर्व इज लार्जर देन द यूनाइटेड स्टेट्स, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। True. इसका करेक्ट। कितना है वैसे, मुझे पता नहीं। इंडिया का 4th नंबर है, चाइना जापान स्विट्जरलैंड के बाद। यूएस का चार्जेस। कुछ 9th और 10th ऐसे कुछ है उनका। ओके। उनका गोल्ड यूएस का में सबसे एक्चुअली ज्यादा है। रेप्लिकेट उनको जरूरत नहीं पड़ती, वो करते हैं, गोल्ड क्या चक्कर है उनका। जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जितने भी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन है सारे यूएस डॉलर डोमिनेटेड ही होते हैं ट्रांजेक्शन, वो उनको ऐसे रखने की जरूरत ही नहीं है। ओके। करेक्ट, और उनके गोल्ड रिजर्व ज्यादा है सबसे, मतलब हम्म। फर्स्ट नंबर पे आते हो। राइट। सो आई थिंक इंडिया के रैंक बात के लिए 4th नंबर पे आता है, आफ्टर चाइना जापान स्विट्जरलैंड एंड देन 4th पे इंडिया है। ठीक है। सो हमारे इंडिया का अगर बात करें फॉरेक्स रिजर्व, तो सबसे ज्यादा कौन से करेंसी में डोमिनेटेड है? यूएस डॉलर, डॉलर में होगा, यूएस डॉलर। यस, करेक्ट है, यूएस डॉलर में है। एंड उसके रीजन बता सकते हो क्यों अभी इंडिया में इतना ज्यादा स्पाइक हो गया था एकदम से फॉरेक्स रिजर्व में, उसके रीजंस?
कोविड के टाइम में बहुत सारे रेमिटेंसेस आ रहे थे एंड एक्सटर्नल ट्रेड भी अपना इम्पोर्ट कम था इसीलिए हाँ करेक्ट, कोविड के इम्पोर्ट भी टाइम कम में था। इम्पोर्ट बहुत कम था सॉरी। हाँ, इंपोर्ट बिल्कुल भी नहीं हो रहा था एंड एफडीआई का बहुत तगड़ा इन्फ्लो हुआ था उस पॉइंट ऑफ यस टाइम के अंदर, ठीक है। एफडीआई एंड एफपीआई दोनों का काफी अच्छा इन्फ्लो हुआ था, जिसकी वजह से ये एकदम से सर्ज आया हमारे फॉरेक्स अकाउंट में, ठीक है। तो वो कुछ रीजन से एंड यूएस के अंदर मैसिव लिक्विडिटी इंजेक्शन भी था। उधर का जो फेडरल रिजर्व है उसने ऑलमोस्ट 0% कर दिया था इंटरेस्ट रेट वहां पे। तो वहां पे सरप्लस हो गया था डॉलर, तो वो सब इन्वेस्ट कर रहे थे, तो वो इंडिया में भी पैसा फ्लो कर रहा था, ठीक है। तो जैसे ही वो अब बात चल रहा था कि अब वो शायद रेट हाइक कर सकते हैं, तो फिर वो इंडिया से पैसा निकालने लगे थे, ठीक है। तो वो लॉजिक समझना आना चाहिए कि फेड वाला जो अगर कुछ स्टेप लेता है तो फिर इंडिया के मार्केट पे क्या असर पड़ेगा, ठीक है। हाँ, अच्छा एक एक बात ऑलराइट, सो स्टेटमेंट, हाँ गो ऑन। बोलो देती। हाँ, तो एक स्टेटमेंट बोलूंगी कि इंडिया का यूएस के साथ करेंसी स्वैप एग्रीमेंट है, मतलब वी हैव स्वैप्ड करेंसीज विद यूएस। नहीं है आई शायद। थिंक यूएस के साथ नहीं है। हाँ है, यूएस में। ओके यूएस के साथ है। हाँ हाँ, इट माइट सीम लाइक श्रीलंका के यूएस, तो साथ भी हमारा है ना? करेंसी श्रीलंका के साथ श्रीलंका शायद है। या शायद इसलिए मतलब कुछ टाइम हो रहा है। यूएस के साथ पक्का है अपना, आर यू श्योर? हाँ, या आई वो थिंक पैंडेमिक के टाइम किया था शायद वो करेक्ट करेक्ट। स्वैप एग्रीमेंट। फिर ये मुझे समझ नहीं आता, फिर बाकी जनता के साथ क्यों करते हैं? यूएस के साथ ही अपने कर लिया है तो फिर बाकी के साथ जरूरत नहीं है ना इतना, थर्ड वर्ल्ड को छोड़ के, कि उनको जरूरत रहती है अपने डॉलर की, देखा जाए तो। हाँ, मतलब वो ये भी रहता है ना कि कौन सी करेंसी में कर रहे हो, तो वो डॉलर भी हो सकता है and अपनी आप एक दूसरे की करेंसी भी हो सकती है। तो जैसे यहाँ पे तीसरा चौथा पॉइंट भी लिखा था कि वाई डू वी नीड टू हैव करेंसी स्वैप एग्रीमेंट्स, तो वो बेसिकली एक रीजनल लीडर के फॉर्म में राइज होने के में भी हेल्प करता है कि लेट्स से हमने श्रीलंका के साथ कर लिया, हमने नेपाल के साथ करेंसी स्वैप एग्रीमेंट कर लिया, तो अगर कभी भी कोई इकोनॉमिक टर्मोइल होता है एंड दे आर इन अ सिचुएशन जहाँ पे वो अपना जो डेट है वो नहीं रीपे कर पा रहे हैं, या जो भी फॉरेन ओन उनके ऊपर लोन है उसको नहीं रीपे कर पा रहे हैं, तो वहां पे वो करेंसी स्वैप एग्रीमेंट को इन्वोक कर सकते हैं, ठीक है। एंड एक प्री डिटरमाइंड पीरियड ऑफ टाइम पे पहले ही डिसाइड हो जाता है कि अगर ऐसा ऐसा कुछ कंडीशन हुआ तो हम लोग ये प्री डिटरमाइंड रेट है उसी के ऊपर करेंसी स्वैप कर लेंगे, तो मार्केट जो फ्लक्चुएशन होती है वो अफेक्ट नहीं करती, ठीक है। तो मोस्टली सही बोला कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है उनके ज्यादा काम की चीज है ये। तो इंडिया इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इट, बट इंडिया अब काफी ऊपर आ चुका है उस लेवल से, तो बाकी कंट्रीज को हेल्प कर सकता है, एक रीजनल हेजिमन बन सकता है, तो इसलिए वो चीज इंपॉर्टेंट है। अच्छा, चाइनाज का जो फॉरेक्स जो कि 10 टाइम्स है नवीन सर, जो। जो आपका क्वेश्चन था ना कि इंडिया यूएस के साथ कर लिया तो बाकी अदर कंट्रीज के साथ क्यों कर रहा है, मतलब डेवलप्ड कंट्रीज के साथ। तो आई थिंक एक लिमिट होती है किसी भी कंट्री के साथ स्वैप एग्रीमेंट करने की, मतलब इतने लिमिट तक वो स्वैप करेंगे। तो इसलिए मतलब उस लिमिट को एक्सटेंड करने के लिए वी कैन डू, मतलब विद मोर देन, मतलब मोर कंट्रीज लाइक जापान, साउथ कोरिया। ऐसा कोई मैंडेट है क्या, मतलब इतना लिमिट होगी, मतलब सर सुना तो कंट्री है, मैंने डिसाइड जब करती ये है या किसी? एग्रीमेंट पढ़े तो उसमें लिखा रहता है कि 300 मिलियन का करेंसी स्वैप एग्रीमेंट कर लिया है, तो कुछ ऐसा तो रहता है। वो एग्रीमेंट में ही डिटरमाइन रहता है, मतलब वो दो कंट्री जो एग्रीमेंट साइन करें वो आपस में मिलके बैठ के डिसाइड करते हैं कि कितना उनके लिए ठीक रहेगा। ओके, हाँ मतलब ऐसे मैंडेट नहीं है कोई, वो कंट्री टू कंट्री डिसाइड, मतलब हाँ, वैरी वो होगा। वन ग्लोबल ऐसा करेक्ट। कन्वेंशन नहीं है कि आपको इससे ज्यादा करना है। अच्छा ये बताओ, चाइनाज फॉरेक्स इज 10 टाइम लार्जर देन द इंडियाज, ट्रू और फॉल्स? ट्रू, 10 टाइम आज। है मतलब 10 नहीं है, उनका 35 के आसपास है, अपना 600 है, तो अच्छा बोल सकते हैं कि 7 टाइम, 7 में नहीं बोलेंगे, 5.5 बोल सकते हैं, 10 नहीं है, पहले होता था, अब हमने बहुत सारा गैप कम कर लिया। राइट। Okay, RBI can buy or sell foreign currency under RBI Act. True or false? हाँ ये तो फंक्शन ही होगा ट्रू। मतलब। Correct. ट्रू। True है. Correct. Correct.
अच्छा एक सो इंडिया, बोलिए। एक इंपोर्ट कवर पे एक PYQ भी आया हुआ है। तो इंपोर्ट कवर क्या है? मतलब ये आपका हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है वो कितने दिन का इंपोर्ट जो है उसको कवर कर सकता है, वो Number of इंपोर्ट कवर months है। import नंबर that ऑफ can be मंथ्स। financed by forex. और करेक्ट ऐसा करेक्ट। बोलते हैं ना कि 12 महीने का अच्छा रहता है, बट इंडिया के पास 15 महीने का हो गया है। तो हम लोग ये जो बाकी जो है पैसे उसको वो क्यों नहीं करते, फिर मार्केट में बेच वेच क्यों नहीं देते, ऐसा क्यों है? इधर लिखा हुआ है ना कि 15 महीने का है। हाँ, लिखा हुआ है 15 महीने, पहले लाइन। हाँ, सो वही जो ऊपर वाले पॉइंट्स में फेवर में लिखी हुई ना बहुत सारी चीजें कि लेट्स से जैसे अभी देखा भी होगा कि US डॉलर जो था वो मतलब डिप्रिशिएट करा था, एंड उसके मुकाबले जो रुपी था वो अप्रिशिएट करा था। तो उसकी वजह से हमारे एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिव नहीं हो रहे थे, मतलब हमारे जो एक्सपोर्ट थे वो महंगे हो रहे थे। ठीक है, तो उसको कहीं ना कहीं रिड्यूस करने के लिए RBI क्या करता है, मार्केट के अंदर ये डॉलर्स जो है वो छोड़ने लगता है। एंड वो डॉलर्स छोड़ता कहाँ है, वो ये फॉरेक्स में से निकाल के छोड़ता है। ठीक है, ताकि जैसी सप्लाई बढ़ती है डॉलर्स की तो वो एक तरीके से अप्रिशिएट या डिप्रिशिएट वो चीज होने लग जाती है। ठीक है, तो उसके करस्पॉन्डिंगली इंडियन रुपी जो है वो स्टेबल हो जाता है। ठीक है, तो वो सब एप्लीकेशन कर सकता है। एक स्टेटमेंट बोलूंगी, having high forex reserves results in high interest rates, uh, high int- uh, high interest returns. मतलब फॉरेक्स पे हमें ज्यादा इंटरेस्ट रिटर्न्स मिल रहा है, सही है गलत? गलत है, कम रिटर्न मिल रहा है उस पे। फॉरेक्स रिजर्व जितना मतलब सेंट्रल बैंक्स बाय करेगी उससे इंडियन इकोनॉमी लिक्विडिटी बढ़ेगी या घटेगी? इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? डिक्रीज होगी, क्योंकि हमारा जो रुपी है हम लोग उसको लगा के फॉरेक्स रिजर्व खरीद रहे हैं ना, तो हम लिक्विडिटी निकाल रहे हैं, मतलब मार्केट में से डिक्रीज होगा। ओके, मैंने ऐसा सोचा था कि सेंट्रल बैंक जब बाय करेगी फॉरेक्स जो भी फॉरेन एक्सचेंज जो है, सपोज डॉलर बाय किया तो उसको इट इन्फ्यूजेस एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ रुपी इनटू द सिस्टम, तो लिक्विडिटी बढ़ेगी। इज इट करेक्ट और तो पैसा तो डाल ही रहा है ना सर, मतलब जैसे मुझे डॉलर खरीदना है तो मैं रुपये दे के ही डॉलर खरीदूंगा ना। तो मार्केट में तो पैसा बढ़ रहा है ना, देखा जाए तो सर बोल रहे हैं। मतलब क्या असर पड़ेगा लिक्विडिटी पे? हाँ, अगर हम लिक्विडिटी। खरीद रहे हैं ना तो हम तो इंडियन रुपी लगा के खरीद रहे हैं ना, तो उस सेंस में वो लिक्विडिटी को कम करेगा। ठीक है, ओके। ऑलराइट, सो इंडिया का अभी करंट पोजीशन की हम बात करें तो इंडिया इज इन्वेस्टमेंट पोजीशन जो है वो इंडिया का पॉजिटिव है, तो ये ट्रू होगा फॉल्स होगा? फॉल्स। करेक्ट, तो इंडिया का जो नेट इन्वेस्टमेंट पोजीशन है वो नेगेटिव है, विच मीन्स कि इंडिया जो है ज्यादातर कैपिटल इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर होता है रादर देन इंडिया इज इन्वेस्टिंग इन एनी अदर कंट्री। ठीक है, तो वो चीज थोड़ा याद रखना। निप मतलब नेट इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन क्या? हाँ वही। अच्छा, वो इकोनॉमिक सर्वे में मेंशन था। यहाँ पे भी मेंशन है ना, नेगेटिव है। ओके ओके, वो क्या है एग्जैक्टली कोई बता सकता है? कि अभी इंडिया, मतलब इंडिया में इन्वेस्टमेंट अगर आ रहा है, मतलब नेट इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर आ रहा है, तो वी आर नेट नेगेटिव इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन। ठीक है, कि हम लोग इन्वेस्टमेंट ज्यादा ले रहे हैं रादर देन वी आर गिविंग आउट। ठीक है, एंड अगर वही चीज पॉजिटिव होता तो इसका मतलब हम लोग ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करें दूसरी कंट्रीज में रादर देन टेकिंग इन। ठीक है, यही मतलब है। इंडिया कितना फॉरेन असेट होल्ड करता है और इंडिया का कितना असेट फॉरेन कंपनी मतलब हाँ फॉरेन कंपनीज के पास है, इस तरह। Correct. It measures our nation's stock of foreign asset and foreign stock of our nation's asset.
मतलब हमारे ऐसे हमारे कितने बाकी फॉरेन कंट्रीज के पास एसेट है और बाकी फॉरेन कंट्रीज के कितने हमारे पास एसेट है, ऐसे इसका मेजरमेंट होता है वो। राइट। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है किसी का इस टॉपिक पे? ठीक है, देन ऑलराइट, नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन करते हैं फिर। वन क्वेश्चन है, इंक्रीज इन फॉरेक्स रिजर्व इंक्रीज मॉनेटरी बेस, ट्रू और फॉल्स? लेकिन हमने पहले डिस्कस किया ना कि लिक्विडिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा, तो मॉनेटरी बेस मतलब लायबिलिटी होगी, तो आई थिंक ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। मॉनेटरी बेस वैसे भी डिफरेंट होता है ना, आपका कितना मार्केट में पैसा लायबिलिटीज, आरबीआई पे कितनी लायबिलिटीज होगी, मॉनेटरी बेस मतलब। तो हाँ, वैसे हमने डिस्कस किया ना कि फॉरेक्स रिजर्व मतलब इंक्रीज हुआ है तो उसका लिक्विडिटी पे ज्यादा मतलब डिक्रीज होगी लिक्विडिटी, तो लिक्विडिटी डिक्रीज होगी मतलब जो लायबिलिटी है मॉनेटरी बेस वो भी डिक्रीज होनी चाहिए ना। हाँ, डिक्रीज ही होगा ना। ठीक है, करेक्ट। ऑलराइट, देन नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, की कॉन्सेप्ट एंड इंफॉर्मेशन ऑन बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी, टॉपिक 2.4। तो वैसे तो ये हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है, तो वो एक बार कोई ब्रीफली डिस्क्राइब कर सकता है? तो NPAs में फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, इफ एट ऑल लेस देन 90 days, if principal or interest payment is not given, तो वो जाएगा पहले स्पेशल मेंशन अकाउंट में। स्पेशल मेंशन अकाउंट अगेन, if it remains, it doesn't give principal or interest payment for a period of 90 days, ये स्पेशल मेंशन अकाउंट इज लेस देन 90 days। अगर 90 days और प्लस क्रॉस हो गया तो वो जाएगा एनपीए में। एनपीए में भी 3 स्टेजेस होगा, वन इज सब स्टैंडर्ड, फिर डाउटफुल एंड लॉस। तो सब स्टैंडर्ड में इफ इट इज asset has remained NPA for a period of 12 months, that is like 1 year, पहले था 90 days, फिर आएगा 1 year, 1 year तक अगर वो NPA रहा तो वो substandard के अंदर आ जाएगा। अगर उसके बाद 1 year तक वो substandard रहा, that is 2 years of NPA, then that becomes doubtful, and उसके बाद it goes into loss asset, uncollectible, like finally it is 2 years। ये ठीक है कि हाँ, एंड स्पेशल मेंशन में SMA 0, SMA 1 एंड SMA 2 है, लाइक 90 डेज का है ना, तो 30 पीरियड है, तो SMA 0 is for 30 days, SMA 1 is for next 30 days and 2 is for the next 30 days। अच्छा, एक नेट एनपीए होता है, एक ग्रोथ एनपीए होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है? नेट एनपीए मीन्स जो ग्रॉस एनपीए है उससे हम प्रोविजनिंग अमाउंट सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। हाँ, करेक्ट। और एक स्ट्रेस एसेट भी एक टर्म है, वो क्या है? मतलब ये स्पेशल मेंशन से पहले का जो टाइम है वो शायद स्ट्रेस्ड है। जो स्ट्रेस्ड एसेट होता है ना, वो एक ब्रॉडर टर्म है, तो उसमें एनपीए भी इंक्लूडेड रहता है, उसमें रीस्ट्रक्चर्ड लोन भी इंक्लूडेड रहता है, और जो हम एसेट्स रिटर्न ऑफ कर देते हैं ना, वो भी इंक्लूडेड रहता है। तो एनपीए जो 90 डेज का प्लस पेड नहीं करते हम, वो रीस्ट्रक्चर्ड लोन जो रहता है लॉन्ग ड्यूरेशन का। करेक्ट। और रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड क्या होता है? Infusing capital into the banks। करेक्ट है, मतलब गवर्नमेंट कुछ कैपिटल डालेगी बैंक में
तो जो बैंक है वो कुछ शेयर से वो गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर देगा। एक एक न्यूज आर्टिकल भी था, उसमें ऐसा लिखा था कि ट्रू और फॉल्स बता दीजिए। रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड विल एड ऑन फिस्कल बर्डन ऑन गवर्नमेंट, ट्रू और फॉल्स? ट्रू ना? फॉल्स था उस न्यूज आर्टिकल में। तो उसमें बोला गया था कि फिस्कल बर्डन नहीं होगा, लेकिन जो इंटरेस्ट पेमेंट देंगे गवर्नमेंट, मतलब इंटरेस्ट पेमेंट पेड बाय गवर्नमेंट on recapitalization bond will add to fiscal burden, not the recapitalization bonds that amount. मैं वो आर्टिकल शेयर कर दूंगा, वो एक बार सब देख लेना। ऐसा है कि गवर्नमेंट को इक्विटी मिलेगी तो वो बर्डन नहीं है, और बैंक भी इसीलिए वो लेती है रिकैपिटलाइजेशन क्योंकि ऑलरेडी उनके पास बहुत ज़्यादा लोन होता है, इसीलिए जो गवर्नमेंट ने दिया वो उसके बदले में वो इक्विटी मांगेगी, पैसा नहीं मांगेगी। मतलब इतना बर्डन नहीं होगा कि पैसा जा ही रहा है। करेक्ट। रिकैपिटलाइजेशन होता है ना, उसमें बैंक मतलब गवर्नमेंट क्या करती है कि जो बैंक है उसी से लोन ले लेती है, उसके वो जो लोन है उसके अगेंस्ट वो बॉन्ड्स इश्यू करके वापस, हाँ बॉन्ड्स इश्यू करके वापस बैंक में जमा कर देती है। ठीक है, सो वो जो लोन लिया है वो बैंक का एसेट हो गया, एंड जो गवर्नमेंट ने वो जो लोन लिया था बैंक से उसको वो टियर 1 कैपिटल में डाल देती है बैंक के। ठीक है, तो उसका वो जो CAR वाला जो रेशियो होता है वो सुधर जाता है उस सेंस में। ठीक है, कैपिटल बढ़ जाता है उसमें। करेक्ट। ठीक है, और लाइक देन नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं अगर ये पूरा डिस्कस हो गया तो। सो नेक्स्ट इज CAR, तो ये भी हमने डिस्कस कर ही रखा है, टियर 1 कैपिटल प्लस टियर 2 कैपिटल अपॉन में रिस्क वेटेड एसेट जो होते हैं वो ये होता है फॉर्मूला इसका। एंड करंटली बेसल नॉर्म के अंडर कितना होना चाहिए CAR? 8%। करेक्ट। एंड RBI ने कितना करा हुआ? 9%। गवर्नमेंट, हाँ तो RBI ने 9% करा हुआ है, तो ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज लेवरेज रेशियो, तो ये कोई डिफाइन कर सकते हो, व्हाट इज लेवरेज रेशियो? को कितना यूज, मतलब उसका यूज कितनी एफिशिएंसी से हुई है टू जेनरेट फर्दर इनकम, यही है। मतलब जितना बोरो किया है उस बोरोड मनी से कितना एक्स्ट्रा इनकम जनरेट हुआ है एडिशनल, ऐसा ही शायद। करेक्ट। वो एक और एक कॉन्सेप्ट है शायद इसके रिलेटेड ना, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड और समथिंग ऐसे। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या होती है? मतलब उसमें कुछ हम एडिशनल 1, सपोज मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर है, तो जितना भी आउटपुट निकल रहा है उसमें 1 एक्स्ट्रा लेबर ऐड कर दिया तो कितना एक्स्ट्रा आउटपुट निकलेगा, तो जो होती है वो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, और वो वैसा कॉन्सेप्ट है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का, वैसा ही एक लेवरेज रेशियो है। लेवरेज रेशियो से याद आया कि जो अभी न्यूज में था, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन है ना, उसमें 2 चीजें होती है, अर्ली आइडेंटिफिकेशन, दूसरा रिजोल्यूशन मेथड। तो अर्ली आइडेंटिफिकेशन में वो तीन चीजों के बेस्ड ऑन होती है, फर्स्ट कैपिटल एडेक्वेसी रेशियो, दूसरा NPA, और तीसरा ये लेवरेज रेशियो। वो अभी न्यूज में इसलिए था कि पहले वो तीसरा फैक्टर है वो रिटर्न ऑन एसेट था, उसके बदले अभी लेवरेज रेशियो नहीं, पहले 4 फैक्टर्स थे, मतलब जो आपने 3 बताए ना उसके साथ रिटर्न ऑन एसेट भी था। तो आई थिंक ये हमने कल भी डिस्कस किया था, ये पहले 4 पैरामीटर्स थे बट रिटर्न ऑन एसेट अभी इसमें से निकाल दिया गया है, तो अभी 3 ही है। ठीक है, मतलब कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, लेवरेज रेशियो एंड लास्टली एसेट क्वालिटी या NPA जिसको हम कह सकते हैं। ठीक है, तो उसके बेसिस पे हम लोग डिफाइन करते हैं कि कितना हो सकता है, मतलब प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन में आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है,
या सो रिटर्न ऑन एसेट कल डिस्कस कर ही लिया था, तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। सो नेक्स्ट इज हेयर कट। तो हेयर कट को डिफाइन करेगा, व्हाट इज हेयर कट? तो जब एसेट मैनेजमेंट हो रही है, लाइक बैंक्स विल अग्री टू फोरगो सम अमाउंट, मतलब मार्केट रेट से थोड़ा कम ही, लाइक देखिए, आई एटलीस्ट। थिंक वॉइस ब्रेक हो रहा है आपका। हाँ, am I audible now? हाँ, ऑडिबल। हाँ, वही बैंक्स विल फोरगो सम अमाउंट एंड देन जब एसेट रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है, एसेट मैनेजमेंट हो रहा है, बैंक्स विल फोरगो सम अमाउंट एंड उसको शायद हेयर कट बोलते हैं, लाइक लेस देन मार्केट वैल्यू ले लेते हैं। करेक्ट, मतलब वो थोड़ा बहुत एक तरीके से कंपनसेट कर लेते हैं उस सेंस में कि ठीक है, आप कम दे दो थोड़ा, वो चीज हेयर कट है। को लेंडिंग आई थिंक जनरल सा ही टर्म। नहीं, राइट ऑफ इज डिफरेंट थिंग। उसमें आप जो लोन है वो पूरा का पूरा फॉरगो कर देते हो। ये लेकिन हेयर जब कट, राइट ऑफ था पिछले साल जब केसेस आया था, तो उसमें मतलब बहुत सारे आर्टिकल्स में राइट ऑफ का ये भी था कि जितना अमाउंट कलेक्ट कर सकते हैं वो कर लेते हैं, उसके बाद बाकी राइट ऑफ कर देते हैं, क्योंकि वो बस बैलेंस शीट में दिखलाने के लिए कि क्लियर है अपना। तो हाँ मतलब हेयर कट तो ये चीज हो गया कि ठीक है चलो थोड़ा कॉम्पेंसेट कर लिया, वो चीज ले लिया। राइट ऑफ मतलब आप उसको अपनी बैलेंस शीट से उड़ा रहे हो, ठीक है। बैलेंस शीट से उड़ा रही है, इसका मतलब आपकी बैलेंस शीट अच्छी हो गई एंड उसके बेसिस पे फिर आप फर्दर लैंडिंग वगैरह जो है वो ज्यादा बेटर तरीके से कर सकते हो। नहीं तो अगर आपने ऐसा कोई वो रखा हुआ है प्रोविजन, मतलब अगर आपके पास कोई एनपीए वगैरह लिखा हुआ है ऑलरेडी, तो उसके लिए प्रोविजन रखना पड़ता है। तो प्रोविजन कल भी हमने डिस्कस किया था कि आपका कोई लॉस हुआ है तो उसके अगेंस्ट कुछ पैसा रखना पड़ता है फॉर कॉन्टीजेंसी मेजर्स, कि अगर बाई चांस कोई इमरजेंसी हो गई तो हमारे पास पैसा होना चाहिए उस लोन वो लॉस को कवर करने के लिए। तो वो पैसा नहीं रखना पड़ेगा। जब राइट ऑफ कर दिया, बैलेंस शीट से गायब कर दिया, तो फिर वो पैसा नहीं रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पूरा वो उसके पीछे आइडिया रहता है। ठीक है। और यहाँ पे ये भी एक है कि जो प्रोविजनिंग कवरेज, जो प्रोविजनिंग अमाउंट होती है, तो वो उन बैंक्स को प्रॉफिट में से अलग निकालनी पड़ती है, ना कि रेवेन्यू में से। तो इसीलिए उनकी लेंडिंग एबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। तो इसलिए वो मोस्टली समटाइम्स राइट ऑफ ही कर देते हैं पूरा। करेक्ट। तो वो राइट ऑफ के ऊपर हमने जैसे प्रोसीजर देखा भी कि वो कौन कौन सी कैटेगरी होगी। जब वो पूरा लॉस से डिक्लेयर हो जाता है तो मतलब लॉजिकली तो तभी डिक्लेयर करना चाहिए। बट अभी रिसेंटली एक केस हुआ था आरबीएल बैंक का, तो उन्होंने पहले ही राइट ऑफ कर दिया था, मतलब विद इन लाइक 3 to 4 month ऑफ बीइंग मतलब एनपीए बनते ही उन्होंने राइट ऑफ कर दिया था। तो थोड़ा सा बवाल मच गया था आरबीएल बैंक के अंदर, तो न्यूज में भी था, तो पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रोविजन कवरेज रेशियो, तो इसको कोई डिफाइन करेगा या एक्सप्लेन करेगा? व्हाट इज पीसीआर? Certain amount has to be put aside to cover the losses, अगर कोई लॉस हुआ तो। बट प्रोविजनिंग मतलब पहले ही you have to put aside certain amount. वही एनपीए के लिए रखना होता है वो। करेक्ट। हाँ, मतलब प्रोविजन जो अमाउंट रखा है अपॉन एनपीए जो है टोटल आपका, उससे ये पीसीआर निकल जाएगा, ठीक है। सो ग्रॉस ये एनपीए, चीज नॉट ग्रॉस एनपीए होगा, नॉट नेट हाँ एनपीए। हाँ, ग्रॉस एनपीए बोलना, ठीक है। नेक्स्ट प्रिज्म, तो ये बता सकते हो व्हाट इज प्रिज्म पोर्टल? आरबीआई का वेब पोर्टल है, जितने भी आरबीआई के अंडर आते हैं एंटिटीज, उनको सुपरवाइज करने के लिए एक इंटीग्रेटेड अप्रोच। हाँ, मतलब जितने भी एंटिटीज को जिनको वो सुपरवाइज करता है, जिनमें मोस्टली बैंक, शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स हो गए, और जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है कुछ जो बैंकिंग ऑपरेशन से रिलेटेड चीजें कर रहे हैं, तो उन सबको वो मॉनिटर करता है, ठीक है। तो एक ऑटोमेटेड वर्कफ्लो सिस्टम है या एक पोर्टल कह सकते हो, जहाँ पे पूरा का पूरा उनके इंस्पेक्शन से रिलेटेड उनका टाइमलाइन क्या है, कौन सी रिपोर्ट कब सबमिट करी है, किसके पास है, तो वो पूरी चीजें वहां से मॉनिटर हो सकती हैं। तो वो प्रिज्म पोर्टल इस चीज के लिए है, ठीक है, कि सुपरवाइज जिन जिन एंटिटीज को वो कर रहा है तो उनको मॉनिटर करने के लिए। नेक्स्ट रेगुलेटरी सैंडबॉक्स। हाँ, कोई बोल रहा है क्या?
Guys, I'll just be back in 2 minutes. ठीक है। Alright, so रेगुलेटरी सैंडबॉक्स पॉलिसी जो है आरबीआई की, उसके अंडर आरबीआई जो जैसे फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज होती है, जैसे कि कुछ भी हो सकता है, जैसे यूपीआई या जो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज हैं, तो उसको पहले उसके ट्रायल लेके देखती है कि क्या रिस्क आ सकती है या मतलब क्या हो सकता है, तो उसको सैंडबॉक्स पॉलिसी बोलते हैं, और रेगुलेटरी सैंडबॉक्स। राइट। तो एक कंट्रोल एनवायरनमेंट रहता है, जैसे हमारे लैब में हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, पहले एक्सपेरिमेंट करो फिर देखो कि क्या उसे जनरल पब्लिक के लिए ओपन कर सकते हैं। तो वही चीज है, जो भी फिनटेक रिलेटेड प्रोडक्ट्स आते हैं, तो ऐसा नहीं है कि उसे सीधा गवर्नमेंट के लिए मतलब लोगों के लिए रोल आउट करेंगे, पहले उसे टेस्ट करेंगे एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में। तो वही चीज है रेगुलेटरी सैंडबॉक्स, ठीक है। सो ये बहुत सारी चीजों में मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कि फिनटेक में यूज हो रहा है, आजकल बायोलॉजी बेस्ड एक्सपेरिमेंट्स में भी रेगुलेटरी सैंडबॉक्स हम लोग रख रहे हैं, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट पे चलते हैं, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे। तो क्या ये डीमोनेटाइजेशन के लिए क्यों नहीं किया गया? वो कोई वो नहीं था ना, फिनटेक। आई थिंक ये टेक्नोलॉजी, न्यू प्रोडक्ट और सर्विसेज, आई थिंक उसके लिए ही है। उसके लिए एंड डीमोनेटाइजेशन में सरप्राइज एलिमेंट, हाँ डीमोनेटाइजेशन सरप्राइज एलिमेंट था ना, तो कर नहीं सकते थे, नहीं तो सबको पता लग जाता है ऐसा हो रहा है, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट पे चलते हैं, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन निकालती है इसको? आरबीआई। एंड पैरामीटर्स क्या होता है उसके बारे में कुछ बता सकता? Qualitative responses from household regarding their sentiments on general economic situation, employment scenario, price level, household income, and spending, which provides useful inputs for monetary policy. Means basically household के sentiments क्या है, employment का scenario, price level, household income, करेक्ट, basically economic situation के बारे में। हाँ, मतलब वो बेसिकली जो जनरल सिटीजन है उनका क्या सेंटिमेंट है इकोनॉमी को लेके, ठीक है। तो उसके वेरियस एस्पेक्ट्स थे, बट इसमें ये चीज ध्यान रखनी है कि वहां वर्ड लिखा है क्वालिटेटिव, ठीक है। यूपीएससी बहुत आराम से इस चीज को क्वांटिटेटिव कर देगा, एंड बहुत सारे लोग जो है वो सिंपली उसको ध्यान ही नहीं देंगे, वो लगेगा हाँ ठीक है ये चीज सही लग रही थी, तो वो क्वालिटेटिव है नॉट क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट, ठीक है। सिमिलरली ऐसे ही एक और वो है इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे ऑफ हाउस होल्ड, तो सिमिलर लाइंस के ऊपर है, इन्फ्लेशन से रिलेटेड क्या उनका सेंटिमेंट है, तो उसको कैप्चर करता है, ठीक है। तो इसमें ये चीज देखनी है कि एक्सपेक्टेशन जो है वो एक सब्जेक्टिव असेसमेंट करते हैं उसके ऊपर, ठीक है, कि प्राइस कहाँ मूव करेगा उस रिगार्डिंग, ठीक है। एंड लिमिटेड है 6000 हाउस होल्ड का अगर है, ठीक है। तो सर्वे कर रहे हैं और लिमिटेड लोगों का अगर है, तो कहीं ना कहीं वो बहुत सारी डिटेल सीख कर रहे हैं उनसे। तो ये जो सर्वे है ये क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों है, ठीक है। ऊपर में हमने सिर्फ देखा क्वालिटेटिव है, ये नीचे वाला जो है ये दोनों है, क्वांटिटेटिव भी है डेटा और क्वालिटेटिव डेटा भी है, हम सीख कर रहे हैं जनरल सिटीजन से, ठीक है। से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आंसर करना, ठीक है। ये ISH takes account of price movement and inflation of those goods and services that comprise of CPI basket. True, false? फिर से बोलूं क्या? IESH takes account of price movement and inflation of those goods and services that comprise of CPI basket. ट्रू होगा, ट्रू होगा क्योंकि वो सिर्फ कंज्यूमर कॉन्फिडेंस देख रहे हैं, मतलब नॉर्मल कॉमन पब्लिक में वहां से डेटा ले रहे हैं। फॉल्स होगा, हाँ, क्योंकि सीपीआई में प्री डिटरमाइंड वो कमोडिटीज होते हैं ना, जो भी सर्विसेज होते हैं, और ये इंडिविजुअल कंजम्पशन बास्केट कंसिडर कर रहे हैं, मतलब सबका इंडिविजुअल कंजम्पशन बास्केट अलग अलग हो सकता है ना, तो वो प्री डिटरमाइंड नहीं है। एक बार फिर से एक्सप्लेन करेंगे मैम? ये पॉइंट नंबर ये लिखा हुआ है ना सेकंड पॉइंट के अंदर, तो इंडिविजुअल कंजम्पशन बास्केट है, मतलब
इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करेगा, ऐसा नहीं होगा कि वो प्री डिटरमाइंड जो सीपीआई कैंडिडेट बास्केट है उसको यूज कर रहा है। ओके हाँ ओके अच्छा क्वेश्चन था यार नीति। थैंक यू। ओके ठीक है, आई गेस फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं ना। सो नेक्स्ट टॉपिक है पेमेंट सिस्टम एंड फाइनेंशियल मार्केट के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं 3.1 से, पेमेंट सिस्टम माइक्रो फाइनेंस रेगुलेशन। सो कोई डिफाइन कर सकते हैं कि व्हाट इज माइक्रो फाइनेंस? Finance given to underemployed and low income group individuals. प्लस इसमें फीचर क्या होता है कि इसमें कोई मतलब Collateral कोलेट्रल, हाँ कोलेट्रल वेलेट्रल मांगा नहीं जाता। जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो भी काफी फ्लेक्सिबल होता है। तो उस सेंस में माइक्रो फाइनेंस जो है हमारा जो बाकी हम शेड्यूल कमर्शियल बैंक से जो बोरिंग वगैरह देखते हैं उनसे थोड़ा डिफरेंट होता है इस सेंस में। ठीक है, एंड ये मॉडल जो है ये शुरू कहाँ से होता था? तो बांग्लादेश का जो ग्रामीण बैंक मॉडल है 1983 का, वहां से ये अक्रॉस द वर्ल्ड फैला। एंड इंडिया के अंदर अब सबसे लार्जेस्ट नेटवर्क कह सकते हैं एमएफआईज का। ठीक है, तो वो चीज है इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन नॉट सो इम्पोर्टेंट है, फिर भी किसने स्टार्ट किया ये ग्रामीण बैंक? मोहम्मद यूसुफ था क्या? यूनिस, हाँ हाँ करेक्ट। हाँ मोहम्मद यूनिस, यूसुफ। नहीं एक्चुअली यूनिस। ये अख्तर हामिद ने ये कॉन्सेप्ट लाया था, लेकिन पॉपुलर मोहम्मद यूसुफ ने किया था। यूनिस यूनिस। ठीक है, तो इंडिया में अभी कोई टेक्निकल डेफिनेशन है क्या कि एमएफआई जो होगा वो कहाँ तक नेट कोई फंड कितना होना चाहिए उसके रिगार्डिंग? यस 5 करोड़, 5 5 करोड़ 5 करोड़ ही है नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी के लिए। करेक्ट, तो 5 करोड़ है। एंड उसमें जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनके लिए वो चीज़ 2 करोड़ रखी गई है। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट के लिए डिफरेंट है। एंड उससे मतलब जो एसेट्स हैं उनके, वो 85% ऑफ द एसेट्स शुड बी इन द नेचर ऑफ क्वालिफाइंग एसेट्स। ठीक है, तो वो चीज़ पता होना चाहिए। बताओ माइक्रो फाइनेंस हम्म, इंस्टीट्यूशंस है वो किस कमेटी ने रेकमेंड किया था? नरसिम्हन था क्या? नहीं, मालेगाम। हम्म, और किसी का कोई क्वेश्चन है क्या? ऑलराइट, सो एक बीमल ट्रू और, हाँ बोलो। बीमल जलान करके एक कमेटी थी ना, उन्होंने रिकमेंड करा था शायद। हमने किया था 2011 में। अच्छा नित्य, आप श्योर हो क्या? हाँ, ये मैंने चेक किया था। और ये जो मालेगाम कमेटी है ना, ओके, प्रॉफिट है आरबीआई का, वो भी रेकमेंड किया हुआ है। ये विमल जलान वाली 2018 के आसपास है शायद, उससे पहले आई है क्या? हाँ हाँ नहीं हाँ नहीं हाँ, विमल जलान वाले 2018 का ही है। हाँ, तो मालेगाम पहली कमेटी थी, वो 2011 की है। नहीं, मैं एक और ऐड कर रही थी कि जो आरबीआई इनकम का एलोकेशन वाला हमने पहले पढ़ा था ना, उसमें भी मालेगाम कमेटी ने 2013 में रिकमेंडेशन दिया है। करेक्ट, ओके, हाँ वो थैंक यू। हमने पहले डिस्कस भी तो किया है, उषा थोराट, मालेगाम एंड सुब्रमण्यम, एंड लास्ट में ये वाली बिमल जलान कमेटी। ठीक है, तो एक ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट बनाना। एमएफआई का इंडिया में सबसे ज्यादा जो डिस्ट्रीब्यूशन है इट्स इन द सदर्न स्टेट, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। करना है तो कहाँ पे ज्यादा? ईस्टर्न ईस्टर्न नॉर्थ ईस्ट। राइट, तो ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में, फॉलोड बाय सदर्न स्टेट्स। एंड बाकी फिर वो सबका वो नॉर्थ वेस्ट का ऑलमोस्ट बराबर ही है। ठीक है, तो पहले दो इम्पोर्टेंट है।
और कोई क्वेश्चन है किसी का? So नेचर ऑफ लोन्स कैसे, मतलब व्हाट इज द नेचर ऑफ लोन्स बाय MFIs? so mostly collateral free loans होते हैं and without any provision for any kind of penalty on late fee. करेक्ट. एंड प्लस प्रीपेमेंट भी पेनल्टी नहीं होती। जैसे अगर बैंक्स में अगर आपने लोन लिया लेट्स से 10 साल का एंड यू वांट टू रीपे इट मतलब इन 1 ईयर इटसेल्फ, तो भी वो पेनल्टी मतलब एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेते हैं उसके ऊपर। तो MFIs में ऐसा कुछ नहीं है। करेक्ट. ये पहले MFIs के लिए था, तो अभी ये अच्छा ये प्रपोज चेंजेस हैं, तो नाउ दे आर प्रपोजिंग इट टू एक्सटेंड इट टू all the entities. So are MFIs regulated under RBI, true or false? सेबी रेगुलेट करता है क्या? नहीं, सेबी सिर्फ सिक्योरिटी मार्केट से अगर कोई चीज रिलेटेड है तो उसको करेगा। मोस्टली जो लेंडिंग के मतलब रेगुलेशन RBI करती है ना मोस्टली। हाँ, लेंडिंग के लिए कर रही है। तो अभी ये प्रपोज्ड है कि RBI इनके ऊपर सुपरविजन रखेगा। ठीक है, अभी कोई मतलब इम्पोर्टेंट कोई ऐसा न्यूज आया नहीं है कि एग्जैक्टली कर ही लिया अभी तक। ये प्रपोज है, ठीक है, ये चीज करेगा। तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। अभी रेगुलेट कौन कर रहा है? अभी तो ऐसा कुछ नहीं है ना। अच्छा, ओके. एक स्टेटमेंट है 90% of the loans of MFIs have to be given for income generation. False. Right. At False. 50% तक है। एक PYQ है, microfinance is the provision of financial services to people of low income groups. This includes both the consumers and self-employed. The service rendered under microfinance are first है credit, second savings, third insurance, fourth है fund transfer. तो इसमें क्या क्या करता है MFI? I think इंश्योरेंस नहीं रहेगा इसका। इंश्योरेंस भी कर सकता है ना। इसमें सारे हैं, क्रेडिट, सेविंग्स, इंश्योरेंस और फंड ट्रांसफर, सब करता है ये। ओके, राइट। अभी करंटली जो मार्जिन का कैप कितना रखा गया है MFIs के लोन पोर्टफोलियो के लिए? $1 lakh, sorry, बिलो how 1 लाख। 1 lakh 1,25,000। मतलब क्वेश्चन एक बार फिर से पूछना। मतलब कोई कैपिटल जो है वो MFIs का, उसके ऊपर कोई कैप रखा गया है क्या? कितना हो सकता है? हाँ, लोनेबल अमाउंट ना। हाँ, मतलब उसके ऊपर जो इंटरेस्ट चार्ज होता है वो कितना रख सकते हैं। तो वो नीचे जो पैराग्राफ देखोगे ना, प्राइसिंग ऑफ माइक्रो लोन्स, तो उस चीज पे लिखा हुआ है कि जो कॉस्ट होगा वो मार्जिन कैप जो होगा वो 10% होगा लोन पोर्टफोलियो का ऑफ 100 करोड़ और अबव एंड 12% फॉर अदर। अच्छा, ठीक है। हाँ,
not-for-profit companies are registered under Section 25 of Companies Act 1956. सही है या गलत? ट्रू ट्रू है। सही तो है। एक है सेक्शन 25 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956, दूसरा है सेक्शन 8 ऑफ 2013। ठीक तो है, और बस कोई इतना, क्वेश्चन? हाँ इतना याद रख लेना कि नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनीज भी है एमएफआई सेक्टर में जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है, मतलब प्रॉफिट राइट बनाना उनको मोटिव नहीं है, बट यस दे आर कैरिंग आउट दीज लैंडिंग एक्टिविटीज, इम्पोर्टेंट। राइट। बाकी आई थिंक इतना नंबर वंबर याद करना कि वो कितना दे रहा है, 2000 दे रहा है, 3000 दे रहा है, तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखना कि बस ऐसी कैटेगरीज ऑफ कंपनी आर अवेलेबल हियर, ठीक है। राइट। ऑलराइट, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। सो नेक्स्ट इज फैक्टरिंग इन इंडिया, ठीक है। तो अभी फैक्टरिंग रेगुलेशन एक्ट 2021 जो था वो पास किया था पार्लियामेंट ने। सो ये बता दो फैक्टरिंग होता क्या है, व्हाट इज फैक्टरिंग? फैक्टरिंग मीन्स सपोज अभी ए है, ए ने कुछ 100 रुपीज के गुड्स खरीदे बी से, और ए के पास पैसे नहीं है, मतलब बी को पेमेंट करने के लिए जो 100 रुपीज है, तो बी क्या करेगा, किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व कर देगा। सपोज सी को इन्वॉल्व कर दिया, तो बी सी को कुछ डिस्काउंट दे देगा, चलो कि 90 रुपीज दे दो, जो 100 रुपीज की स्लिप थी, तो सी 90 रुपीज दे देगा बी को जो पेमेंट था, और जो सी है वो बाद में ए से वो कलेक्ट करेगा, तो वो डिस्काउंट जो ऊपर का जो 10 रुपीज है तो सी को मिलेगा। तो ऐसे फैक्टरिंग है। करेक्ट। तो हमने थोड़े दिन पहले ट्रेड्स डिस्कस किया था, तो एग्जैक्टली वही कॉन्सेप्ट है कि आप जो है किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करो पूरे इस ट्रांजैक्शन के अंदर। तो आपको जैसा स्वप्निल ने बताया कि वो आपका लेट्स से बिल रिसीवेबल था, यानी आपको किसी पार्टी से पैसा आना था, तो आप क्या करते हो, वो पार्टी अगर पैसा नहीं दे पा रही है तो यू कैन गो टू दिस थर्ड पार्टी एंड उसको वो बिल दे दोगे कि हाँ मेरे पास इस फर्म से इतना रुपया आना था, तो आप मेरे को थोड़ा पैसा दे दो, ठीक है। तो वो डिस्काउंट करके कुछ पैसा दे देगा उसके ऊपर, एंड जब उसको पूरा पैसा जो मेन पार्टी है उसकी तरफ से आएगा तो फिर वो रिपे कर देगा वो चीज, ठीक है। तो ये चीजें मोस्टली एमएसएमईज को हेल्प करने के लिए बना, क्योंकि एमएसएमईज के पास जो कैश क्रंच होता है उसकी वजह से उनका जो वर्क होता है बहुत ज्यादा हैम्पर होता है, तो वो जो लिक्विडिटी इश्यू रहता है एमएसएमई के एंड पे उसको रिजॉल्व करने के लिए ये जो कॉन्सेप्ट है इसको बनाया गया है, ठीक है। सो इसमें एंटिटीज इन्वॉल्व, बहुत सारी एंटिटीज इन्वॉल्व है, तो एक ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट बताना। सो एनजीओज आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस as entities in factoring system, true or false? विच फॉल्स। फॉल्स हो गई। फॉल्स है। केवल बैंक्स, एनबीएफसी, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन और कंपनीज, ठीक है, वो लोग ही यहाँ पे ये फैक्टरिंग वाला जो काम है उसमें इंडल्ज कर सकते हैं, ठीक है। एंड एनबीएफसी के लिए भी फिर फर्दर एक इन्होंने कंडीशन रखी है, विच इज कि आपका जो 50% एसेट्स होने चाहिए वो इस फैक्टरिंग बिजनेस में होना चाहिए, और जो इनकम डिराइव हो रही है वो 50% से ज्यादा जो इनकम डिराइव हो रही है आपकी वो फैक्टरिंग बिजनेस से ही डिराइव होनी चाहिए, ठीक है। सो एक कमेटी भी है इसके लिए रिगार्डिंग कि हम लोग कैसे एमएसएमई के लिए जो प्रोविजंस है उनको थोड़ा और लिबरलाइज करें, ठीक है, उनके इन पे जो जो इश्यूज है उनको सॉल्व करें। तो जो यूके सेना जो कमेटी वो इस चीज के लिए एक इम्पोर्टेंट कमेटी थी एमएसएमईज के लिए, अभी ये आई थिंक मोदी गवर्नमेंट के अंडर ही फॉर्म किया था इस कमेटी को। सो इसके रिकमेंडेशंस थे कि हम लोग ऐसा सा ये फैक्टरिंग वाला जो चीज है इसको और प्रमोट करें, ठीक है। हमने जो ट्रेड्स देखा था वो इसी लाइन के अंदर ही है, वो पता होना चाहिए। और कोई क्वेश्चन किसी का? ट्रू और फॉल्स? कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 provides for a legal framework on factoring. False. Correct, it's Factoring Regulation Act 2011.
ऑल्सो आई थिंक संजय आपने जो बताया ना एनबीएफसी का कंडीशन 50% वाला, वो शायद रिमूव कर दिया अभी. इट इज ओपन टू ऑल एनबीएफसीज. तो वो एक चीज है. ऑल्सो एक स्टेटमेंट है कि जो ट्रेड्स प्लेटफॉर्म है इट इज मॉनिटर्ड बाय सेबी. आरबीआई. फॉल्स आरबीआई. करेक्ट. ठीक है, किसी और का कोई और क्वेश्चन है क्या इस टॉपिक पे? इसके अंदर एक ट्रेड्स सेंट्रल सेटअप की गई है जो रिपीट करना. फैक्टर्स होते हैं वो हेलो हाँ, रिपीट करना एक बार शुरू से. हाँ इसके अंदर एक सेंट्रल रजिस्ट्री सेटअप की गई है जो फैक्टर्स होते हैं वो उनके जो भी क्या कहते हैं कंप्लेंट्स कहेंगे या फिर जो भी डेटा उसके लिए सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के लिए. तो ये सेंट्रल रजिस्ट्री किस एक्ट के थ्रू आई है? आरबीआई एक्ट है क्या? नहीं सरफाइसी एक्ट. सरफेसिंग के अंदर. हाँ करेक्ट. तो ये याद रखना कि ऑल्सो सेंट्रल रजिस्ट्री कौन सा सरफाइसी एक्ट के है? अंडर सरफासी. ओके. हाँ यार जो भी बोल लो ऐसे कुछ नहीं. ये सेंट्रल रजिस्ट्री का जो क्वेश्चन है ये एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट है एक, तो उससे भी कंफ्यूज कर सकता है. तो क्योंकि ये ट्रेड्स और ये फैक्टरिंग ये एमएसएमई से रिलेटेड है तो वो ध्यान रखना. करेक्ट. इससे रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है एस्क्रो अकाउंट करके एक मतलब टर्म है. वो किसी को पता है क्या होता है? पब्लिक प्रोक्योरमेंट में अगर आप मतलब किसी बड़ी प्रोक्योरमेंट होती है, मोस्टली डिफेंस जो डील्स होती है, उसके अंदर क्या होता है कि आप जब पूरी डील हो जाएगी तब आप पैसा ट्रांसफर करोगे. ठीक है, तो वो एक थर्ड पार्टी के पास एक आप अकाउंट खोलते हो एंड वो इस कंडीशन पे खुलता है कि अगर आप पूरा जैसे सामान डिलीवर हो गया तो उसके बाद आप जो है पैसा ट्रांसफर कर दोगे. ठीक है, तो एक तरीके से ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करता है. तो पहले हमारा जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर था उसके अंदर ये एक चीज था कि एस्क्रो अकाउंट होना मैंडेटरी है. बट अभी जो रेफेल डील हुआ था उसके अंदर ये एस्क्रो अकाउंट नहीं यूज किया था हम लोगों ने एंड उसके बाद ही वो सारा बवाल मचा था. ठीक है, तो वही चीज है एस्क्रो अकाउंट. हाँ करेक्ट. मतलब इजीएस्ट लैंग्वेज में अगर दो लोगों के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है, दो एंटिटीज के बीच में, लेट्स से ए सपोज टू पे बी, तो ए पे करेगा सी को जो कि एस्क्रो अकाउंट है. तो पैसा सी के अकाउंट में रहेगा जब तक इनका पूरा डील फाइनल नहीं होता. देन सी विल पे दैट अमाउंट टू बी जब डील खत्म हो जाएगा. तो एस्क्रो इज बेसिकली एक मतलब टेम्पररी जहाँ पे पैसा रखा जाता है ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने से पहले. तो वैसे याद रखना. एंड डिफेंस वाला तो बहुत बढ़िया लॉजिक दिया संजय ने. एक रिवीजन के लिए पूछ लेता हूँ. एक गिल्ट अकाउंट भी है, वो क्या होता है? ट्रेडर्स निकालते हैं ना आरबीआई के साथ टू ट्रेड इन दी रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रिटेल इन्वेस्टर्स. करेक्ट. रिटेल डायरेक्ट स्कीम के अंडर. करेक्ट. तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को रखने के लिए. हम शायद इसी में था ना वो. हाँ राइट. हाँ वो हमने डिस्कस किया हुआ है. डिस्कस किया वो. ठीक है, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं ना. Other developments in payment system. So this is account aggregator system launched to bolster lending ecosystem. तो बता दो account aggregator क्या होता है? डेटा शेयरिंग सिस्टम है जो मतलब इन्वेस्टमेंट और क्रेडिट के बारे में
बेसिकली डेटा शेयरिंग सिस्टम है, एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे सब डेटा अपलोड होगा। So bank is a account aggregator, true or false? Nope. It's the information provider. करेक्ट। तो हाँ, अकाउंट एग्रीगेटर्स मतलब एक नया हमने वो इकोसिस्टम में हम कह सकते हैं एक नीश रोल वाला कुछ कंपनीज लॉन्च कर दिया, एक सेक्टर लॉन्च कर दिया, जिसका काम ये होगा कि वो जो जितना भी फाइनेंशियल डेटा जनरेट हो रहा है एक पर्सन का विद हिज प्रायर कंसेंट, तो वो हम लोग एक्यूमुलेट करें, या वो जो सेक्टर है उसकी कंपनियां एक्यूमुलेट करेंगे, एंड देन वो फर्दर उस डेटा को आगे कंपनीज को यूज करने को देगी। तो जैसा आजकल नहीं होता कि आपके पास फोन आता है, हाँ सर आपको लोन चाहिए क्या, तो वो कहीं सिबिल ना कहीं, स्कोर वगैरह। हाँ वो सिबिल स्कोर वगैरह, तो वो पता कैसे लगता है, किसी न किसी ने उनको आगे ट्रांसफर किया रहता है। तो उसी चीज को एक तरीके से फॉर्मल स्ट्रक्चर देगा। मतलब अभी तक तो ऐसा करना मतलब वो कर रहे थे, वो इलीगली कर रहे थे कि आपने लेट्स से लोन लिया तो आपका डेटा है ना वो आगे कंपनियों को बेच देते थे, वो इलीगली कर रहे थे। बट अब ये चीज एक तरीके से फॉर्मल सेंस में हो जाएगा कि आपका डेटा है वो आपकी कंसेंट से आगे और जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो बेच रहे हैं लोग उनको दे सकते हैं, एंड बेस्ड ऑन दैट वो आपको अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, तो वो चीज है। एंड ये अकाउंट एग्रीगेटर कुछ किसी एक्ट के अंदर मेंशन्ड है क्या? नहीं, आई थिंक एनबीएफसी को सबसे पहले बोला था ना ये, तो रैंडम। सो हाँ, आरबीआई एक्ट है ना, तो उसके अंदर अकाउंट एग्रीगेटर्स को स्पेशल क्लास ऑफ एनबीएफसी बोला गया, तो वो चीज इंपॉर्टेंट पता होनी चाहिए। Also, can account aggregators store data? स्टोर करना ही पड़ेगा ना। नहीं, वो स्टोर नहीं कर सकते, वो सिर्फ डेटा ट्रांजैक्ट करेंगे यहाँ से वहां तक। दे कांट स्टोर या प्रोसेस या सेल भी नहीं कर सकते फॉर दैट मैटर। तो वो थोड़ा मतलब देखना डिफरेंस। उनका पर्पस यही है कि वो इंटरमीडिएट बन रहे सिर्फ वो ट्रांजैक्शन के, तो दे कांट स्टोर इट। तो अगर स्टोर करा तो फिर इलीगली वो सेल करेंगे डेटा, एंड दैट्स गोना बी अ पैरेलल इकोनॉमी उनके लिए, इसलिए वो अलाउड नहीं है उन्हें स्टोर करना। Okay, India is the first country in the world which has developed such a data sharing framework, account aggregator. True or false? ट्रू है। Correct. एक्चुअली यहाँ पे मुझे ये लगा फर्स्ट कंट्री टू कवर ओवर $1 billion पीपल, या फिर फर्स्ट कंट्री टू इवन फॉर्म दिस फ्रेमवर्क। हाँ आई थिंक वो चीज सही बोली आपने, ये कवर के सेंस में वो चीज लिखा हुआ है। तो आई थिंक ये फ्रेमवर्क और भी जगह एस्टैब्लिश है, बट वो इतनी लार्ज पॉपुलेशन के है, इसलिए वो चीज थोड़ा सा सब्जेक्टिव वो चीज लिखी है। थैंक यू दीप्ति, ये हो जाता। राइट। ठीक है, और कोई क्वेश्चन किसी का? ऑलराइट, देन नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं फिर। एनईएफटी एंड आरटीजीएस। सो दीप्ति, जितना बस हेडिंग होता है ना उतना दिखाया करो, ताकि ना वो पूरा ना दिखे, नहीं तो फिर क्या होता है स्क्रीन पे दिखता रहता है, सब लोग वहीं से पढ़ के बोलते हैं। तो उससे थोड़ा रिटेंशन नहीं रहेगा, थोड़ा ब्रेन वर्क करे ना अपने आप से, तो हाँ ये ठीक है। सो आरटीजीएस और एनईएफटी के बीच में कोई डिफरेंस बता सकता है? नॉट इन टर्म्स ऑफ ट्रांजैक्शन। बोलो। RTGS रियल टाइम, ये basically it is used by corporates and NEFT is for individuals. तो हाई अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शंस के लिए RTGS यूज किया जाता है। हाँ मतलब वो चीज सही है कि वो हाई अमाउंट के लिए यूज किया जा सकता है, बट दोनों कॉर्पोरेट और इंडिविजुअल दोनों यूज कर सकते हैं आरटीजीएस और एनईएफटी। सो मतलब सिर्फ फुल फॉर्म तो ठीक है, लेकिन एसेंस में डिफरेंस क्या है कि
नेफ्ट जो है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, उसके अंदर जो पेमेंट्स होती है ना वो बैचेस के अंदर सेटल होती हैं। ठीक है, लेट्स से आधे घंटे का एक बैच होता है, तो अगर लेट्स से मैंने 12 बजे एक पेमेंट के लिए रिक्वेस्ट डाली है कि मेरे को लेट्स से 10,000 रुपए दीप्ति को ट्रांसफर करने हैं, ठीक है, तो वो उस आधे घंटे के बीच में लेट्स से फिर स्वप्निल ने ट्रांजैक्शन डाली है कि मेरे को नीति को 20,000 रुपए ट्रांसफर करने हैं, ठीक है, तो उसने शायद हो सकता है वो 30 मिनट्स के सेगमेंट में लास्ट में डाला और मैंने पहले डाला हो, ठीक है, तो 30 मिनट का जो बैच होता है उसमें वो सारी की सारी ट्रांजैक्शन एक जगह इकट्ठी हो जाती है और फिर वो एक ही बैच में प्रोसेस होती है। सो दिस इज नेफ्ट, ठीक है, तो उसमें 30 मिनट्स का डिले होता है। एंड रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, नाम से पता लग रहा है कि रियल टाइम सेटलमेंट हो रहा है, कि जैसे ही पेमेंट डाला आपने तुरंत ही वो ट्रांजैक्ट हैपन हो गया, वो अकाउंट सेटल हो गया, मतलब आपके अकाउंट से डेबिट हो गया और अगले अकाउंट में क्रेडिट हो गया, ठीक है। सो ये डिफरेंस होता है मेजरली उनके बीच में। फिर उनके बीच में ये भी डिफरेंस होता है कि एनईएफटी जो है वो आप 1 रुपए से लेके कितनी भी पैसे तक कर सकते हो, ठीक है, बेस्ड ऑन क्या आपने अपने अकाउंट में लिमिट क्या रखी हुई है, तो आपका इंडिविजुअल स्पेसिफिक होता है, बाकी एसेट्स कोई लिमिट नहीं होती। एंड आरटीजीएस के अंदर जो स्टार्टिंग जो अमाउंट है वो 2 लाख रुपए से शुरू होता है, तो ये उस सेंस में कह सकते हैं कि जो ज्यादा पैसे वाली ट्रांजेक्शन है वो आरटीजीएस के थ्रू करते हैं ज्यादातर लोग, ठीक है, तो वो एक मेजोरिटी डिफरेंस है। पहले इनमें क्या था कि पहले 24/7 अवेलेबल नहीं थी इनकी सर्विसेज, कि ऐसा होता था कि बैंकिंग आवर्स के अंदर ही सर्विसेज इनकी अवेलेबल होती थी, बट अब 24/7 अलाउ कर दिया गया है, ठीक है, दोनों में। एंड कोई चार्ज भी अब लगता नहीं है, तो गवर्नमेंट जो वो डिजिटल पेमेंट को प्रमोट करना चाहती है, इसलिए इसको प्रमोट कर रही है, ठीक है। सो और कोई क्वेश्चन है किसी का? RTGS and NEFT are owned by National Payment Corporation of India. True or false? False. नेफ्ट आई थिंक इज बाय एनपीसीआई, आरटीजीएस आरबीआई का है शायद। नहीं, दोनों भी है, दोनों आरबीआई के हैं। दोनों आरबीआई के हैं। एंड एनपीसीआई का भी एक ऐसा ट्रांजैक्शन सिस्टम है, उसका नाम बता सकते हो कोई? इमीडिएट पेमेंट सिस्टम। करेक्ट करेक्ट, तो वो भी याद रखना। उसमें ट्रांजैक्शन जो है मिनिमम 2 लाख की होती है। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स, 2000 की फॉल्स। आई थिंक उसमें तो कितना भी कर सकते हैं आईएमपीएस में। क्या यूपीआई बेस्ड सर्विस है क्या? नहीं यूपीआई नहीं है, यूपीआई तो अलग है। नहीं, यूपीआई अकाउंट बेस्ड तो नहीं है, उसमें अकाउंट नंबर चाहिए होता है आपको। अच्छा, मतलब ट्रांजैक्शन, मतलब रियल टाइम ट्रांजैक्शन जैसे ही है वो। हाँ, वो जैसा आरटीजीएस है ना, वैसा ही है। हाँ, ओके ओके। अच्छा, ये आरटीजीएस और एनईएफटी है, ये सेंट्रलाइज पेमेंट सिस्टम का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो डिसेंट्रलाइज पेमेंट सिस्टम का कोई एग्जाम्पल दे सकता है? वो बिटकॉइन होगा ना। हाँ, स्टॉक एक्सचेंज भी होगा। टीटीएस हो सकता है क्या, चेक ट्रंकेशन वाला? नहीं वो भी सेंट्रलाइज ही है, एक सेंट्रलाइज एजेंसी है, वो उसके थ्रू ही होता है वो भी। ओके। पे एक वर्ड है व्हाइट लेबल एटीएम, तो कोई बता सकता है क्या है? और दूसरा उसका ऑप्शन, मतलब एक और वे कौन सा है? ऑप्शन क्या बोलते हैं उसे? व्हाइट ब्राउन लेबल एटीएम। हाँ, तो डिफरेंस क्या है? कोई ऊपर से व्हाइट लेबल एटीएम नॉन बैंक से होता है, और ब्राउन लेबल जो एग्जिस्टिंग बैंक है वो थर्ड पार्टी को कोई दे देता है। और व्हाइट लेबल एटीएम है, उनको कंपलसरी Tier 3 और Tier 6 एरियाज में एटीएम ओपन करने होते हैं, और जो ब्राउन लेबल एटीएम है उनको ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। जो एक स्टेटमेंट है, ब्राउन लेबल एटीएम्स जो होते हैं वो बैंक खुद अपना ऑपरेट करती है। फॉल्स। व्हाइट लेबल एटीएम बैंक खुद अपना ऑपरेट करती है। इट्स नॉट बैंक ऑपरेटिंग, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। व्हाइट लेबल में एनबीएफसी होता है। राइट।
हाँ, इसमें कोई ब्रांड नहीं होता है स्पॉन्सर बैंक का। ब्राउन वाले में एक स्पॉन्सर बैंक रहता है, वो ऑपरेट करता है उसको, हाँ मतलब वो कैश देता है लेकिन ऑपरेट कोई उससे और ही कंपनी करती है ब्राउन मुझे लेवल में। थर्ड पार्टी करती है ब्राउन हम्म लेवल में। सो सिंस वी आर ऑन द क्वेश्चन ऑफ एटीएम, तो कोई एटीएम की फुल फॉर्म बता दो। ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑटोमेट करेक्ट। नॉट ऑल टाइम मनी। ऑल टाइम मनी है सर। मैं वेट ही कर रहा था कोई बोले तो सही। एक क्वेश्चन है, ग्रीन लेवल एटीएम्स आर यूज्ड ओनली फॉर एग्रीकल्चरल ट्रांजैक्शन, ट्रू फॉल्स? ट्रू। ट्रू। एक पिंक लेबल एटीएम भी होता है, उसका कोई बता सकता है किस चीज के बारे में होता है? वेमेन के लिए होता है, वो बाहर में बाकी एटीएम्स में वेमेन को खड़े ना होना पड़े इसलिए। अच्छा, तो उसमें बैठने का सिस्टम होता है क्या? नहीं मतलब क्यू में खड़े नहीं होना पड़े। अच्छा। वो पैसा खुद बाहर देने आते हैं वो उन्हें। हाँ बढ़िया। ऑलराइट, और कोई क्वेश्चन किसी का इस टॉपिक पे? देखिए स्क्रॉल डाउन कर लो इसमें। हाँ हाँ, सब कवर हो गया ना इसमें पॉइंट्स? या आई थिंक ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं फिर। सो नेक्स्ट इज इनिशिएटिव बाय गवर्नमेंट फॉर पेमेंट सिस्टम। तो ई रूपी तो हमने आई थिंक कल ही मैंने डिस्कस किया था ई रूपी वाला। तो किसी को कुछ ऐड करना है ई रूपी में? मिनिस्ट्री में याद रखना, हेल्थ मिनिस्ट्री का भी उसमें ये है, वो वहाँ पे करेक्ट। क्या। मतलब हाँ, मतलब हम ज्यादातर यही सोचेंगे कि वो फाइनेंस से रिलेटेड है तो फाइनेंस मिनिस्ट्री होगी, लेकिन वो है, बट उसके अलावा हेल्थ मिनिस्ट्री भी इसमें इन्वॉल्व है, तो वो इम्पोर्टेंट है। तो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज का एंड प्लस मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर दोनों मिलकर बना रहे हैं। एंड ये जो सिस्टम है ये डेवलप किया एनपीसीआई ने, और यूपीआई बेस्ड प्लेटफॉर्म है। तो इसके लिए कोई बैंक अकाउंट वगैरह की जरूरत नहीं है, ना कोई एज सच मतलब इंटरनेट की रिक्वायरमेंट भी होना जरूरी नहीं है। आप सिंपली या तो क्यूआर कोड स्कैन से कर सकते हो या फिर एसएमएस के थ्रू भी कर सकते हो। तो जस्ट लाइक का गिफ्ट कार्ड होता है ना, कि वो आप किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हो कि हाँ जी मैंने ये जो सर्टेन वाउचर है ये आपको दे दिया है, ठीक है, अब आप उसका कैसे यूज करोगे वो आप जानो, ठीक है, आप उसको आगे भी ट्रांसफर कर सकते हो। तो वो ई रूपी का कॉन्सेप्ट है। तो कई बार ये भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि डिजिटल मनी डिजिटल रूपी है, तो डिजिटल रूपी ऐसा नहीं है, केवल एक इलेक्ट्रॉनिक वाउचर सिस्टम है। ठीक है, कि मैं अगर बोलता हूँ कि ये जैसे गिफ्ट कार्ड होता है ना 1000 रुपए का, तो आप वो आगे भी किसी को दे सकते हो कि हाँ तेरे को लेना हो तो तू ले लेना इस चीज से। तो वैसा ही ये ई रूपी का कॉन्सेप्ट है। और वो कोई क्वेश्चन? बैक्ड बाय एग्जिस्टिंग इंडियन रुपी भी है एज अंडरलाइंग एसेट। करेक्ट। Okay, Android phone is necessary for using e-rupee currency. True or false? एसएमएस फॉल्स। है तो हाँ, बेसिक False, फोन यूज कर correct. सकते। तो ऐसा फोन जो एंड्रॉयड टेक्नोलॉजी पे नहीं चल रहा है, मतलब और कोई ऐसी 5G 4G टेक्नोलॉजी पे नहीं चल रहा, तो उस फोन को क्या बोलते हैं? ये लास्ट टाइम बताया फीचर था फोन। आपने। हाँ, फीचर फोन होता है, वो पता होना चाहिए। तो नॉर्मल कीपैड वाला यूज करते हैं ना नोकिया 1100, वो फीचर फोन होता है। एंड अभी जो यूज कर रहे हैं सब लोग वो स्मार्टफोन है। मैं ऐसे याद रखती हूँ क्योंकि उसमें कोई फीचर है ही नहीं, फिर भी फीचर फोन। Nice. दीप्ति उसमें ई रूपी का फीचर होता है, तो आई थिंक यू हैव टू चेंज दैट। Right. ठीक है, तो फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है। सो नेक्स्ट इज पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड स्कीम। तो इसके बारे में कोई ऐड ऑन कर सकता है? बोलो बोलो।
तो ये फंड बता दो कौन मैनेज करता है ये वाला PIDF फंड जो है। RBI होगा। करेक्ट। तो RBI जो है वो इस फंड को देखता है, तो वो चीज़ पता होना चाहिए। एंड नाम से ही पता लग रहा है कि पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको डेवलप करने की बात हो रही है। ठीक है। सो वो जितने भी POS मशीन हो गया, उससे रिलेटेड टेक्नोलॉजीज हो गए, उनको ये एक तरीके से हेल्प करता है। और किसी का कोई क्वेश्चन है क्या इस पे? इसमें PM स्वानिधि स्कीम भी इंक्लूड की गई है, मतलब उसके बेनिफिशियरीज। सो वो स्वानिधि स्कीम किस चीज के लिए थी, क्या दे रहे थे उसमें बेसिकली? स्ट्रीट वेंडर्स को शायद 10,000 रुपीज लोन दे रहे थे। विदाउट कोलैटरल। करेक्ट। या विदाउट कोलैटरल। आई थिंक 1 ईयर के लिए था ना, तो वो लोन था। इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है स्कीम? किसने करा था बेसिकली? मिनिस्ट्री पूछ रहे हैं क्या? हाँ, मतलब लॉन्च तो महामहिम मोदी जी ने करा होगा, बट मिनिस्ट्री कौन सी है? याद नहीं आ रहा, आप बता दो। अर्बन डेवलप। नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। करेक्ट। स्ट्रीट वेंडर्स के लिए तो वही होना चाहिए। बढ़िया। तो ऐसी चीजें आई थिंक ऐड ऑन करनी चाहिए। सही है। और कोई क्वेश्चन किसी का इस टॉपिक पे? ठीक है, तो फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट इज फ्रेमवर्क फॉर पेमेंट सर्विस ऑपरेटर्स। तो इस पे कोई क्वेश्चन? सो ये एक्ट है, इम्पोर्टेंट है, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 का। तो कोई भी कंपनी जो कि इंडिया में किसी तरह का पेमेंट सेटलमेंट का काम कर रही है, जैसे आप UPI के थ्रू वॉलेट मतलब बैंक टू बैंक ट्रांसफर कर रहे हो, तो वो सब कंपनीज जो है उनको ये पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 के अंडर रजिस्टर होना पड़ता है। तो जैसे ये गूगल पे था, Amazon हो गया, Paytm हो गया, ये सब इस एक्ट के अंडर रजिस्टर हुए हैं, तब जाके ये सेटलमेंट और पेमेंट का काम जो है वो कर पा रहे हैं। ठीक है, तो वो एक्ट पता होना चाहिए। एंड और तो क्या इसमें इम्पोर्टेंट है यार? तो नीचे दिया हुआ है कि अर्लियर RBI अलाउड PSOs टू टेक डायरेक्ट मेंबरशिप ऑफ सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम, वो RTGS NEFT, वो अर्लियर लिखा है, तो मतलब अभी नहीं है क्या? मतलब व्हाट डज इट मीन? आई थिंक यार मेरे ख्याल से तो अभी भी था, पर पता नहीं यार, देखना पड़ेगा ये चीज। मैंने अभी नोटिस किया। वही है ना, मिनिमम स्टैंडर्ड्स कुछ सेट करे हैं। हाँ करेक्ट। अगर आप वो अचीव, जैसे वो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन वाला सिस्टम है यहाँ पे, कि आप इतना अगर टारगेट आपके है तो ही आप इस CPS के थ्रू RTGS और NEFT का यूज कर सकते हो। पहले डायरेक्ट था, तो पहले कुछ तो ये minimum भी था। हाँ, पहले तो ये था ना कि सिर्फ बैंक से पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम कर रहे थे मेजरली। तो इस चक्कर में इतना ज्यादा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तैयार करने का जरूरत नहीं था, लिमिटेड ही कंपनीज को मॉनिटर करना था। बट अब फिनटेक आने की वजह से हर कोई मुंह उठा के ये पेमेंट और सेटलमेंट सर्विस वाला ऐप बना के रख दिया है। मार्केट में अब हजारों लाखों हो गए ऐसे ऐप्स, तो मे बी इसलिए उसने एक मिनिमम स्टैंडर्ड सेट कर दिया है। करेक्ट। ओके, एक स्टेटमेंट है,
Framework for payment service operators issued by Bank Board Bureau under the provision of Payment and Settlement System Act 2007. True or false? एक बार वापस रिपीट कर देना, काफी लंबा स्टेटमेंट। Framework for payment service operators issued by Banks Board Bureau under provision of Payment Settlement Act. False. Issued by RBI. Issued by Correct, RBI. Correct. Plus, Bank Board Bureau cannot issue any frameworks as such. No? करेक्ट। अपॉइंटमेंट पब्लिक सेक्टर बैंक के Exactly. अपॉइंटमेंट 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 उसका करते फंक्शन यही है कि हाँ पब्लिक सेक्टर बैंक्स में अपॉइंटमेंट्स। करेक्ट। और अपॉइंटमेंट पीवाईक्यू भी है ना इस पे। फाइनेंस मिनिस्टर को भेजो बस 4-5 लोग सिलेक्ट करके, इतना ही काम है उनका। राइट। और राइट, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं, फ्रेमवर्क फॉर ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट। तो इस पे कोई क्वेश्चन? गाइस वही गो अहेड। हाँ प्लीज गो। वही वो डिजिटल ट्रांजैक्शन जो रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में प्रमोट करने ही, तो जो ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट है एक्चुअली बोल दो, मुझे याद नहीं आ रहा। नेक्स्ट पे चल सकते हैं, कुछ है नहीं उसमें। हाँ, मतलब जो ऊपर हमने देखा ना कि ऊपर मतलब वो जनरल था, बट यहाँ पे सिंपली ऑफलाइन के लिए, मतलब जो इंटरनेट बेस्ड कनेक्शन जो है वहां पे नहीं हो रहा, तो एसएमएस बेस्ड हम लोग ये पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम एक्ट के अंडर जो जैसा एसएमएस बेस्ड सर्विसेज हो गए उनके थ्रू ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो उनको प्रमोट करना है, क्योंकि रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में अभी भी इंटरनेट पेनिट्रेशन उतना अच्छा नहीं है एज कम्पेयर टू सिटीज या टियर 1 सिटीज टू बी स्पेसिफिक। तो उस चीज को ध्यान में रखता है, तो इसमें एक लिमिट दिया हुआ है कि हम 200 से लेके 2000 तक का जो ट्रांजैक्शन है वो प्रमोट करें, ठीक है। एंड कोई एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन है वो इसके अंदर नहीं होगा, ठीक है। जैसा यूपीआई और भीम के लिए स्पेसिफिकली क्वेश्चन भी पूछा हुआ है यूपीएससी ने कि कितने स्टेप ऑफ ऑथेंटिकेशन होता है, तो वहां पे 3 आंसर था, बट उसने ऑप्शन में 2 लिखा हुआ था। तो यहाँ पे ये याद रखना, कोई एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन एज सच नहीं है, ठीक है। एंड यहाँ पे आरबीआई ओम्बड्समैन है वो ग्रीवेंस रेड्रेसल करेगा, ठीक है। सो नंबर ऑफ ऑथेंटिकेशन स्टेप्स में डिफरेंस रहेगा डिजिटल और सॉरी ऑफलाइन डिजिटल में और ऑनलाइन डिजिटल में, ठीक है। तो ये मेजरली डिफरेंस है। नेक्स्ट पे चलते हैं, भीम ऐप। तो भीम हमने कई बार पीवाईक्यू में भी डिस्कस कर रखा है, हम वैसे भी कई बार डिस्कस कर रखा है। तो रिसेंटली न्यूज यही है कि भूटान जो है पहला कंट्री बन गया टू अडॉप्ट यूपीआई स्टैंडर्ड्स, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। एंड सेकंड कंट्री आफ्टर सिंगापुर टू हैव भीम यूपीआई एक्सेप्टेंस एट मर्चेंट लोकेशंस, ठीक है। तो पहला कंट्री किस चीज में बना है? यूपीआई स्टैंडर्ड्स को एक्सेप्ट करने में। एंड दूसरा भीम यूपीआई को मर्चेंट लोकेशंस देने में, ठीक है। तो वहां पे आप भीम यूपीआई ऐप के थ्रू ट्रांजैक्शन कर सकते हो। और तो क्या इम्पोर्टेंट, किसी के पास और कोई क्वेश्चन है? किसी को पता है सिंगल वर्चुअल पेमेंट एड्रेस का मतलब? अच्छा, लाइक व्हाट वी हैव यूपीआई आईडी, राइट? हाँ, यूपीआई आईडी वही, करेक्ट। ठीक है, बाकी तो सब सिंपल ही है, सब पढ़ ही रखा है। तो फिर नेक्स्ट पे चलते हैं, किसी को क्वेश्चन हो ना तो हाँ बोलिए। इसके रिलेटेड फिर रुपे कार्ड के भी आ सकता है कि हु ओन द रुपे कार्ड, रुपे डेबिट कार्ड। एनपीसीआई, करेक्ट। और यूएई इज द फर्स्ट गल्फ कंट्री टू एक्सेप्ट रुपे कार्ड करेक्ट एज अ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम। सही है, करेक्ट है। करेक्ट अभी है। सऊदी अरेबिया ने किया है, वो थर्ड कंट्री है गल्फ में, तो पहली यूएई है।
ठीक है, नेक्स्ट पे चले क्या? नेक्स्ट पे चलते। ठीक है। ठीक है, हार्बिंजर कुछ भी नहीं है, फर्स्ट ग्लोबल हैकाथॉन है स्मार्टर डिजिटल पेमेंट्स डेवलप करने के लिए। इतना देख आरबीआई लो के द्वारा। आरबीआई का। हाँ तो वो हरबिंजर नेम में ही आरबीआई आ जाता है, तो वैसे याद रख लो। राइट राइट, ठीक है। तो कार्ड टोकनाइजेशन उसमें वही जो कार्ड डिटेल्स है वो नहीं शो होगी, उसके जगह पे कुछ एक यूनिक कोड दिया जाएगा, वो उसी से थ्रू सब मतलब ट्रांजैक्शन होंगे, कुछ भी ये डेटा। कितने फैक्टर्स ऑफ ऑथेंटिकेशन है? व्हाट? हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ ऑथेंटिकेशन इज देयर कार्ड टोकनाइजेशन में? कितने हैं? मुझे नहीं पता, आई थॉट दे माइट आस्क दिस क्वेश्चन। कितने? एक दो तो होंगे यार, दो ही होंगे शायद। हाँ, 2 ही होंगे। एक तो कार्ड का अपना वो पिन वगैरह हो गया, एंड फिर उससे ये जो टोकन जनरेट होगा ये देना पड़ेगा, तो इन 2 ही होंगे मैक्स। अच्छा, चलो डिस्कस कर लेते हैं, वो थोड़ा इम्पोर्टेंट है इससे। तो अभी इसका इम्प्लीमेंटेशन रोक दिया है, तो बस इतना ही याद रखना कि जो पहले डिटेल सेव करके रखते थे ना कंपनीज लाइक ई कॉमर्स कंपनीज, एक बार कार्ड डाला तो वो कार्ड की डिटेल स्टोर कर लेती थी, तो उस चीज को थोड़ा सा रिमूव करेगा, क्या वो डिटेल जो स्टोर नहीं कर पाएंगे, सिंपली हर बार टोकन लेना पड़ेगा। तो उनकी वजह से बवाल मचा था, बाद में इसको डिफर कर दिया गया, नहीं तो इम्प्लीमेंट होने वाला था ये। ठीक है, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिजिटल पेमेंट इंडेक्स, तो इसके बारे में बता दो कुछ मुझे। साल में कितनी बारी आता है ये इंडेक्स? एक तो ही बार आता है। नहीं, 2 बार आता है ये। 4 मंथ्स के लैग में 2 बार आता है ये। तो इसमें एक और शॉकिंग मतलब फैक्ट ये है कि आप जो अगर पैरामीटर्स देखोगे 5, तो सप्लाई और डिमांड जो है वो 15 और 10% ही वेटेज रखता है। बाकी पेमेंट परफॉर्मेंस, मतलब उन्हें क्या करना है, उन्हें एक्सटेंड देखना है डिजिटाइजेशन का, बट वो सप्लाई डिमांड नहीं चेक कर रहे उसमें, वो परफॉर्मेंस देख रहे हैं, इनेबलर्स देख रहे हैं उसमें। तो वो थोड़ा याद रखना कि 15 एंड 10 बहुत नीचे है, तो दे वांट टू चेक द एक्सटेंट ऑफ डिजिटाइजेशन। वो सप्लाई डिमांड ही नहीं चेक कर रहे कि कितना पेनिट्रेट कर पा रहे हैं हम सिस्टम को। तो पेमेंट परफॉर्मेंस देख रहे हैं, एंड देन पेमेंट इनेबलर्स, और कंज्यूमर तो एज ऑलवेज सबसे लास्ट है। तो थोड़ा ये देख लेना पैरामीटर्स। और उसका बेस ईयर 2018 है, मार्च 2018। एक और इंडेक्स हमने देखा था जिसका कोई बेस ईयर नहीं था, कल ही देखा था, आरबीआई का फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स। करेक्ट करेक्ट। करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट पे चले क्या? अच्छा, कंटिन्यू कर रहे हो क्या? ओह सॉरी, नहीं करना है क्या? आई एम आस्किंग, मैं वैसे ही पढ़ के नहीं आया हूँ। पढ़ के क्यों नहीं है सर आप? अरे